प्यारेलाल जी का किशोर दा मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है गाने में। तो किशोर दा ने कहा यार मैं गा तो ठीक रहा हूँ, ये जीवन है, बोले यही चाहिए हमको। एक आर्टिकल आया था जिसमें ए आर रहमान साहब के लिए किसी ने क्लेम किया था कि उनने हाईएस्ट जन सजन, उसमें भी डबल वॉइस है, तो उसको कहते हैं सुपर वॉइस इम्पोजिंग। पंचम दा जब रिदम सेक्शन में एक ऐसा चीज लगी, यदि 8 मात्रा का या 6 मात्रा का है तो 6 मात्राओं पे हर बीट पे अलग वाद्य बजता था। तो वो आपको जो सम्मिश्रण आएगा ढकन चिकन ढकन चिकन ढकन चिकन ढकन चिकन, तो आपको 6 चीजें सुनाई देगी। पंचम दा ने जो रिदम के जो वाद्य है उसको एज ए हार्मोनी यूज किया है और कुछ हार्मोनी वाले वाद्य है उनको एज ए रिदम यूज किया है। तो उन्होंने रिदम सेक्शन में रिदम इंस्ट्रूमेंट ऐसे ट्यून कराए कि एक सा बोले, एक माँ बोले और एक पा बोले। अच्छा सर, उस समय के गानों में फील दिखता है। तो वो आज की जनरेशन को वफा, बेवफा, मोहब्बत, बर्बाद मोहब्बत, ये टॉपिक बाहर हो गए। कभी आपने संगीतकार बनने की कोशिश की? तो उन्होंने मुझसे यही कहा और मैंने अपना जो करियर छोड़ा था, ये भी उसका एक कारण है। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच में जो हस्ती बैठी है वो हरफन मौला है, मैं यूं कहना चाहूंगा। और मैं पिछले 40 सालों से संगीत के प्रति बहुत ज्यादा डूबा हुआ इंसान हूं, तो मैंने सुना भी बहुत है, पढ़ा भी बहुत है। पर इकलौते विनीत श्रीवास्तव सर जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, इनका जो लेखन की जो इनकी शैली है वो एक लेखक को भी भारी पड़ती है। इतना अच्छा लिखते हैं और संगीत के इतने बड़े जानकार हैं कि इनको वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल और फिल्म म्यूजिक की एक एक बारीकियां मालूम है। तो इनको पढ़ना अपने आप में बहुत आनंददायक है। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज हम पढ़ने नहीं, हम सुनने आए हैं और वो जब सुनाएंगे और जब बताएंगे तो मुझे लगता है कि हर पीढ़ी को बहुत कुछ जानने को और बहुत ज्ञान मिलेगा संगीत के बारे में। तो विनीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्योत जी। सबसे पहले मैं अपने अग्रज श्री के नायकर जो कि जबलपुर के हैं, मैं भी जबलपुर का हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और आज उन्हीं के कारण ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज वो भी इंदौर में है, मैं भी मुंबई से इंदौर में हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। नहीं, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी बचपन से के नायकर साहब को सुन रहा हूँ। नायकर साहब को मैंने 82 में, मतलब मैं 9 साल का था तब सुना था और आपकी वजह से आज उनसे रूबरू हुआ, आज दिन भर उनका सानिध्य मिला। तो ये तो बहुत किस्मत और मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है ये। तो मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा व्यक्तिगत पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जबलपुर से आते हैं, इंजीनियर हैं, आपका पूरा परिवार इंजीनियर है और उसके बावजूद आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक दोनों जो संगीत संस्कार आप में आए हैं, तो वो कैसे आए? जी हुआ ये कि मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती श्यामा श्रीवास्तव, उनके जो पिताश्री थे वो उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में आईएएस की जगह आईसीएस ऑफिसर होते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, और वो कलेक्टर थे नागपुर के। मेरी मदर को उनने नागपुर के कॉलेज में दाखिला दिया था क्योंकि मेरी नानी यानी मेरी माँ की माँ नहीं थी, तो बगैर माँ के बच्चे थे, तो उनको, मेरी मदर को क्रिश्चियन कॉलेज फॉर वुमेन्स करके नागपुर में कॉलेज होता था, उसको आजकल एलएडी कॉलेज कहते हैं। तो मेरी मदर ने वहाँ वेस्टर्न म्यूजिक सीखा था, पियानो और माउथ ऑर्गन, उस कॉलेज में एंग्लो इंडियन टीचर्स थे। जब मेरी मदर की शादी हुई तभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अलग नहीं था, महाकौशल नाम का क्षेत्र हुआ करता था और नागपुर हेडक्वार्टर था उस महाकौशल इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, एमपीईबी नाम की चीज़ नहीं थी। मेरे फादर 52 बैच के बी सिविल ऑनर्स थे जबलपुर से और उन्होंने नागपुर में ही नौकरी ज्वाइन करी थी। शादी होने के बाद जब वो उनकी पोस्टिंग कोरबा में हुई, मेरा जन्म वहीं का है, बिलासपुर का, कोरबा के पास है बिलासपुर। 1956 का मेरा जन्म है, तब कोरबा में हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं थी। जब फादर डिविजनल इंजीनियर थे रायपुर में, तो मेरी मदर ने ख्वाहिश जाहिर किया कि उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, भारतीय संगीत। तो संयोग से, सौभाग्य से, रायपुर में एक म्यूजिक कॉलेज था, उसका नाम था कमला देवी संगीत महाविद्यालय, जिसको बहुत प्रख्यात लोग चलाते थे। उसके प्रिंसिपल थे अरुण सेन, जो कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, संगीत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और उनकी श्रीमती अनीता सेन उस कॉलेज की प्राचार्य थी। इन दो के बच्चे बड़े नामी रहे। एक का नाम आप सुनते होंगे अक्सर, शेखर सेन, जो कबीर और विवेकानंद और
दूसरे सब्जेक्ट्स पे संगीत में भी प्रस्तुति करते मेरे हैं। बहुत फेवरेट है वो। जी हाँ, तो वो मेरे से छोटे हैं। उनके बड़े भाई कल्याण सेन मेरे हम उम्र थे। मेरे फादर को जब ये पता चला, पिताश्री को, कि माता मेरी शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती हैं, तो वो उच्च पदस्थ अधिकारी थे एमपीवी में, उन्होंने व्यवस्था कर दी, एक रिक्शा खरीद दिया, साइकिल रिक्शा, एक आदमी को लगा दिया, वो इस कमला देवी संगीत महाविद्यालय में मदर को लेके जाता था। हम बच्चे लोग ग्राउंड में खेलते थे। मदर ने सितार में वहाँ से एमए किया। साथ साथ उनको घर में उन्होंने हमारी क्लास भी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मेरी तबला की क्लास शुरू करी उन्होंने, और फिर सितार भी सिखाना शुरू किया। बच्चा था मैं, उस समय 7th-8th क्लास में था। और एमपीवी में जो आर्टिस्ट कोटों में जो लोग लगते थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कलाकारों के कोटे में, तो मेरे फादर उनको 3 बजे के बाद छुट्टी दे देते थे कि तुम जाओ और घर में प्रैक्टिस करो मेरी मदर के साथ। तो कोई तबला बजाता था, कोई वायलिन बजाता था। तो ये सब माहौल मैंने बचपन में देखा, और मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ करूं। मैं तबला सितार तो बजाता था, पर वो अभ्यास मुझे कठिन लगता था, क्योंकि बच्चा था और मुझे वेस्टर्न म्यूजिक बड़ा भाता था उस समय। कैसे करके रायपुर में कोई ऑर्केस्ट्रा था, उसके गिटारिस्ट मशहूर थे, सौभाग्य से वो भी एमपीवी कॉलोनी में ही थे। उनके फादर क्लास 3 थे, हम लोग कहीं और रहते थे, बहुत बड़ी कॉलोनी थी। तो जब मुझे पता चला कि ये भी यहाँ रहते हैं, तो मेरी मदर उनको मुझे ले गई, इसको गिटार सिखाइए। तो उन्होंने कहा बहुत छोटा है ये, इसको आप बोंगो ड्रम सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे वेस्टर्न बोंगो वगैरह, वेस्टर्न रिदम वहीं सिखाई, जो आगे चल के मुझे काम में आया। फिर हम जबलपुर आ गए, फादर का तबादला हो गया। फिर इसके बाद मैं जब 11th में आया, और 12th होती नहीं थी उस जमाने में, तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरी ब्रांच नहीं थी, जो कोर ब्रांच होती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उससे हटके मेरी ब्रांच प्रिंटिंग थी। मैंने बीटेक किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। पर मुझे बड़ा शौक था और मेरी इच्छा थी कि मैं करियर म्यूजिक में बनाऊं। संयोग से और सौभाग्य से पंचम दा, यानी आर डी बर्मन जिनको बोलते हैं हम लोग पंचम दा के नाम से विख्यात हैं। उनके एक असिस्टेंट थे, उनका नाम था श्री सपन चक्रवर्ती। उनके जीजा जी एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अकाउंट ऑफिसर थे। वो आते थे वहाँ। मेरी मदर ने क्लब बना रखा था, जिसमें हर 15 दिन में एक कार्यक्रम मेरे घर पे होता था, उसका नाम था विविधा। उसमें शायर, कवि, गीतकार, तमाम विविध ललित कलाओं के लोग आते थे, और गोष्ठी होती थी, कोई शेर व शायरी हो रही, कविता हो रही है, किसी का सितार वादन हो रहा है। मेरे फादर भी कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड थे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी स्टेशंस होते हैं, कोरबा, गांधी सागर, चचई, सारणी, उनमें जो प्रोग्राम्स के लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट, बिस्मिल्लाह खान साहब आ रहे हैं, रईस खान साहब आ रहे हैं, उस्ताद अल्लाह रखा साहब आ रहे हैं, पंडित बिरजू प्रसाद आ रहे हैं, तो सबके प्रोग्राम उनको इंतजाम किया करते थे। और हमारे घर में भी एक शाम उन कलाकारों की होती थी, पार्टी होती थी। हमारा बड़ा लॉन था, तो वो कलाकारों को उस अवसर पे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, नॉट ओनली इन एमपीवी, जो आउटसाइड के कलेक्टर, एसपी थे, वो भी हमारे घर में आते थे और उनका आनंद उठाते थे। तो सपन दा से मैंने ख्वाहिश जाहिर करी कि मैं भी गिटार बजाता हूँ, मुझको फिल्म म्यूजिशियन बनना है। तो उन्होंने कहा पहले तुम आओ, एक बार देखो समझो, पर एक शर्त है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई करते रहना। जो तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मैंने कहा उसको छोड़ना नहीं, आओ। तो संयोग से मेरे सगे मामा नवकेतन इंटरनेशनल देवानंद जी की, उसमें वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, और उनके साथ छोटे छोटे रोल भी किया करते थे। गाइड, ज्वेल थीफ, असली नकली, ऐसे कई फिल्मों में उन्होंने रोल भी किए हैं, छोटे छोटे रोल। तो रहने की व्यवस्था थी उनकी, तो मैं वहाँ चला गया। सपनदा के आमंत्रण पे मैं यहाँ गया, पंचमदा के यहाँ। उस वक्त म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो रही थी फिल्म मेरे जीवन साथी की। ये बात है 1971 की, मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा था तुम कल स्टूडियो आ जाओ। फिल्म सेंटर में होती थी पंचमदा की रिकॉर्डिंग, पर इस एक गाने की रिकॉर्डिंग वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, तो महबूब स्टूडियो होता था, अभी आज भी है महबूब स्टूडियो। महबूब स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग पे मैं गया, और मैंने पहली बार लाइव रिकॉर्डिंग देखी कि 100 पीस का ऑर्केस्ट्रा है, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। किशोरदा का गाना था, कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, आप लोगों ने सभी ने सुना है वो गाना। तो वो मैंने उसका ग्रैंड्योर प्रेजेंटेशन देखा, मैं बड़ा वो हुआ। फिर पंचमदा से इंट्रोड्यूस कराया मुझको उन्होंने कहा ये भी काम करना चाहता, तो उन्होंने कहा कल से इसको आने दो।
जब उनको पता चला कि मैं एक पढ़े लिखे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का हूँ और हिंदी अच्छी है मेरी, इंग्लिश भी अच्छी है और उर्दू भी है, मैं कायस्थ हूँ। कायस्थों की उर्दू अच्छी होती है क्योंकि हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी के कायस्थ मुगलों के ज़माने में उनके दरबार में विभिन्न पदों पे रहे हैं। बाद में कायस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर आपको इसीलिए ज़्यादा मिलेंगे, और सिविल जुडिशरी में तो नौकरी पेशा कम्युनिटी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार, तुम अभी जूनियर हो, सबसे पहली शर्त तो ये है कि तुमको यदि रिकॉर्डिंग अटेंड करना है तो CMA का एग्ज़ाम पास करो। CMA एक बॉडी है, सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन, आप वो ऑडिशन लेती है आपका। जब तक वो ऑडिशन लेके आपको एक ग्रेड नहीं देगी, उसमें 2 ही ग्रेड होते हैं, B ग्रेड और A ग्रेड, और फिर तीसरा सुपर A। तो जो इनिशियल ग्रेड होता है उसको B ग्रेड कहते हैं। जब तक आपका B ग्रेड का कार्ड नहीं बनेगा, ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आजकल वो भंग है क्योंकि आजकल वैसी रिकॉर्डिंग्स होती नहीं है। अब तो एनालॉग रिकॉर्डिंग नहीं होती, डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। तो कार्ड बनना जरूरी है, नहीं तो हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो उसको कार्ड बनने के बाद मेरा ऑडिशन लिया प्यारेलाल जी के छोटे भाई गोरख शर्मा जी ने, आपने नाम सुना हो कभी, बहुत अच्छे गिटार प्लेयर हैं। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे ग्रेड दिया, और उसके बाद मैं शामिल होने लगा इन एक्टिविटीज़ में। तो पंचम दा एक ऐसे म्यूजिशियन थे जो बाकी उनके जो कॉन्टेम्परेरी या पूर्ववर्ती म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनसे हट के काम था, हर क्षेत्र में हट के था। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगा उसमें कि जैसे बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर उनके पहले थे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे थे, ये एक उनमें एडिट क्वालिटी थी। वो सॉन्ग स्क्रीन प्ले लिखते थे, बाकी लोग नहीं लिखते थे। बाकी लोग गाना बना के दे देते थे, पर सॉन्ग स्क्रीन प्ले के लिए किसी म्यूजिशियन की टीम को डायरेक्टर्स के यहाँ नहीं भेजा करते थे। शंकर जयकिशन जी थे, OP नैयर साहब थे, कल्याण जी आनंद जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो वो गाना बनाते थे, अप्रूव हो जाता था, डायरेक्टर अप्रूव करता था गाना, धुन, फिर लिरिसिस्ट आता था। मोस्टली हमारे यहाँ ट्यून पे गाने बनते हैं, पहले ट्यून बनती है और फिर उस पर लिरिक्स चढ़ते हैं, क्योंकि यदि लिरिक्स पे गाने बनते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लिरिक्स में मीटर पे नहीं बनता। लिरिक्स मीटर यानी एक छंद, 1 मीटर में जैसे 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे पुकारता चला हूं मैं, तो अब आप मन से कल्पना करिए कि पुकारता की स्पेसिंग कितनी है, चला की कितनी है, हूं की कितनी और मैं की कितनी है, और उसको 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में आप बांटिए, तो आप पाएंगे कि पुकारता 50% हो गया, चला हो गया 10%, ऐसे करके आप मीटर होता है, उसको मीटर कहते हैं। वो रिदम पे चलता है मीटर, ताल पे, जो भी ताल आपने फिक्स करी गाने की। तो पंचमदा को ये शौक था कि हमको स्क्रीन प्ले मालूम होना चाहिए, गाना कैसे शूट होगा। हम गाना बना के दे दें और ये शूट कर लें अपने मन से, जैसा होता आया था। तो उनके कॉन्टेम्परेरी थे, वो ऐसा नहीं करते थे, उनके साथ समकालीन लोग थे, वो तो गाना बना के दे देते थे, आप शूट कर लीजिए। थोड़ा बहुत सजेशन होता था कि इसके बीच में इंटरल्यूड्स जो हैं उसको हम लोग टेक्निकली M1, M2, M3 कहते हैं, यानी फर्स्ट इंटरल्यूड को M1 कहते हैं, सेकंड को M2, थर्ड को M3। तो उसमें डायरेक्टर बता देता है कि भाई मेरे को M1 में ये शॉट लेना है, M2 में ये शॉट लेना है। तो वो ऐसा म्यूजिक होता था, पर बहुत कम होता था, क्योंकि वो म्यूजिक सुन के अपने मन से फिर प्लान तैयार करता था। डायरेक्टर को भी एक प्लान होता है दिमाग में कि इस गाने को मुझे शूट कैसे करना है। पर पंचमदा ने एक डिपार्टमेंट बनाया और सौभाग्य से मुझे उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो वो ये था कि सॉन्ग स्क्रीन प्ले पहले लिख के लाओ कि गाना कैसा है, कहाँ शूट होगा, कैसे होगा। तो हम कागज पेन लेके बैठते थे। मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा नासिर हुसैन साहब का, कि अब जैसे नासिर हुसैन साहब मेन डायरेक्टर है, पर उनके अंडर में कम से कम 8 असिस्टेंट डायरेक्टर और है। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम बैठेगी, हम भी जूनियर म्यूजिशियन बैठेंगे। इस काम के लिए कोई सीनियर म्यूजिशियन उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वो इतना टाइम यहाँ वेस्ट करेंगे तो मेन गानों की रिकॉर्डिंग छूट जाएगी उनकी। तो ये जूनियर्स काम कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ जूनियर डॉक्टर आके BP लेता है, इंजेक्शन लगाता है, फिर आके कार्डियोलॉजिस्ट ऑपरेशन करता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट आके आपका BP नहीं लेगा, जनरल रिपोर्ट पेशेंट की वही बनाएगा। आर्किटेक्टों में भी जूनियर जाते हैं और साइट का सुपरविजन करते हैं।
तो टीम के साथ बैठे तो आपने पहले पूछा कि गाना इंडोर है आउटडोर है, उन्होंने कहा साहब ये गाना आउटडोर है। तो आउटडोर है तो कैसा क्या रहेगा, तो एकदम से शुरू हुआ कि किसी सीक्वेंस में, तो सॉन्ग स्क्रीन प्ले में यही होता है कि नहीं सीक्वेंस है, उनमें हीरो हीरोइन में झगड़ा हो रहा है या रोमांस हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं, और फिर गाने का स्टार्टिंग म्यूजिक शुरू होगा, उसको हम जिसको प्रील्यूड कहते हैं। वो प्रील्यूड हमको 20 सेकंड का ही चाहिए। उस जमाने में फिल्म इंपोर्ट होती थी, आक्फा और कोडक की, लाइसेंस मिलता था, आपने देखा होगा ना, 18 रील 17 रील फिल्म में आता था, तो वो गवर्नमेंट परमिट देती थी उतनी रील का, उसी में निपटाना है। इसीलिए ओपी नैयर साहब के हर फिल्म में 1-2 गाने बाहर हो जाते थे, क्योंकि रील ही नहीं बचती थी उनकी, वो थोक में गाने बना लेते थे। ओपी नैयर साहब का मामला अलग था, लोग उनसे पहले गाना बनाते थे पर उसके आसपास स्टोरी बनाते थे। पहले गाने खरीद लेते थे 9, फिर वो बॉम्बे से फिल्म शुरू होती थी, कश्मीर में खत्म होती थी, एक राजेंद्र नाथ रहेगा, एक प्राण रहेगा, एक आशा पारेख रहेगी, वो अपनी 10 सहेलियों के साथ कश्मीर जाएगी, वहाँ एक गरीब का लड़का रहेगा जो कि क्लब में गिटार बजाएगा, वहाँ दोस्ती होगी, फिर प्राण आ जाएगा, डिशम डिशम होगी, और आप गाने सुनते सुनते बाहर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टोरी क्या थी इसमें। तो वो ऐसी किस्म की फिल्में आती थी। तो सॉन्ग स्क्रीन प्ले लिख के हम लोगों को आना पड़ता था कि इसमें कैमरा बीच में कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन से कैरेक्टर को कवर करेगा, जब वो करेगा तो उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे कैरेक्टर्स के, उनको कौन सा म्यूजिक रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। आप जो देखते हैं वो सुनते हैं, जो सुनते हैं वो देखते हैं। आपको खुद भी पर्दे में इन्वॉल्व हो जाता है आदमी, अंधेरे में 3 घंटा बैठ के, उसको लगता है वाह ये मैं ही हूँ, और वो नैरेटिव में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो जो सॉन्ग स्क्रीन प्ले हम लिख के लाते हैं, उसको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के पहले गाने की ट्यून तो अप्रूव हो चुकी है, तो इसके बाद उसमें फिर काट छटाई होती है उस ट्यून में। जैसे आपने देखा होगा कि टेलर जो आप जाते हैं कपड़ा सिलने, तो मेन टेबल पे कपड़े का नाप आप ले लेता है, और पर्दे के पीछे कई टेलर बैठे रहते हैं जो काज बटन और दूसरा काम करते रहते हैं, कोई कटिंग करता है, कोई कॉलर का काम करता है। तो ऐसी म्यूजिक में भी होता है कि मेन खाका तैयार हो गया है, पर कहाँ कटिंग होगी, कहाँ क्या होगा, ट्यून कैसे कट होगी, वापस कैसे आएगी। अब जैसे हमारा जो मुखड़ा है उसको हम लोग टेक्निकली साइन लाइन कहते हैं, और अंतरे को स्टेंजा को क्रॉस लाइन कहते हैं। अब क्रॉस लाइन में कितने लाइन लिरिसिस्ट जो लिख के लाता है वो 2-3 लाइन लिख के लाता है, पर वो उसको म्यूजिक में ढालना पड़ने के लिए बहुत सारे सपोर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आप गाने सुनेंगे तो कहीं हाय, कहीं ओ, कहीं आ, ये सब ये सपोर्ट्स है। यदि ये नहीं लगाएंगे तो वो मीटर पे गाना बैठेगा नहीं। लिरिसिस्ट जो लिख के 2 लाइन लाया है, वो उन 2 लाइनों पे ही गाना नहीं तैयार हो सकता है। तो वो ये सब होते हुए असिस्टेंट जब गाने को पक्का कर लेता है, तब बारी आती है अरेंजर की। अरेंजर इज अ काइंड ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर ऑफ द सॉन्ग, हु डिसाइड्स कि कर्टन कहाँ लगेगा, विंडो कहाँ लगेगी, फैन कहाँ आएगा, और फ्लावर वेस कहाँ रखा जाएगा, टेबल कहाँ, सोफा कहाँ। वो कंपोजर का काम नहीं है। अरेंजर गाना सुनता है और फिर सजेशन देता है कि इस गाने को हम ऐसे शुरुआत करते हैं। अप्रूवल फाइनली म्यूजिक डायरेक्टर का ही होगा। फिर इसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है प्लान, तो फिर म्यूजिशियंस को, सोलो म्यूजिशियंस को बुलाया जाता है। 2 तरह के म्यूजिशियन होते हैं, सोलो और ग्रुप। सोलो यानी जिनको सिर्फ उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट बजना है, और ग्रुप यानी जिसमें कई लोग हैं। तो हमारा हिंदी फिल्म म्यूजिक है जो, वो दोनों तरह के आर्टिस्टों को समावेश करता है, क्योंकि हमारे यहाँ गाने भले राग आधारित है पर उनका ऑर्केस्ट्रेशन है वो वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न में सोलो आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, और बाय स्कोर शीट वाले, यानी आपने देखा होगा एक स्कोर शीट रहती है म्यूजिशियन के सामने जिसको पढ़ के बजाता है। वो इसलिए रहती है क्योंकि वो सब एक्यूरेट एक जैसा बजाएं, उसमें कोई आगे पीछे नहीं हो। क्योंकि यदि सोलो बजा रहा है तो 1 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, पर यदि ग्रुप में बजा रहा है तो कोई आगे पीछे नहीं हो। तो वो फिर उनके म्यूजिकल पीसेस अप्रूव होते हैं और फिर गाना तैयार होता है। इसके बाद आता है, ये सब प्री प्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको, प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद गाना जब तैयार होता है तो फिर आता है सिंगर रिहर्सल। सिंगर रिहर्सल आता है, मैं इसको आपको एक टर्म बोल दूं, आप याद रखिएगा, क्वाम से, CWAMSE, C फॉर कंपोजर। कंपोजर वो व्यक्ति जिसके गर्भ में गाना पैदा होता है। उसके बाद आता है राइटर, जो उसको कपड़े पहनाता है बच्चे को। फिर A फॉर अरेंजर आएगा, फिर M फॉर म्यूजिशियन आएगा,
उसके बाद फिर एस फॉर सिंगर आएगा, यानी सिंगर का क्रम आखिर में आएगा। लोग बाग सिंगर को भले सर पे बैठा लें पर सिंगर लास्ट में आएगा। उसके बाद आएगा इंजीनियर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर। तो ये क्वामसे नाम की जो टर्म है, CWAMSE, ये 6 शब्दों का शॉर्ट फॉर्म है, CWAMC, क्वामसे। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ गाना तैयार होगा। अब सिंगर्स की रिहर्सल होगी। सिंगर्स को कभी वो गाना ऊंचा लगता है, कभी नीचा लगता है, कभी तकलीफ होती है। यहाँ हमको सांस लेना है तो बोलो अपने म्यूजिक डायरेक्टर को कि यहाँ कुछ म्यूजिक पीस दे दें, तो वो फिर वैसा करना पड़ता है कि इनको यहाँ सांस लेना है तो कोई गिटार का कॉर्ड दे दें या कोई वायलिन का पीस डाल दें। इसके बाद जब गाना तैयार हो जाता है तो रिकॉर्डिंग होती है, मेन सिंगर्स आते हैं, बड़े म्यूजिशियंस बैठते हैं जो उसमें सोलो बजा रहे हैं, बांसुरी या गिटार या सैक्सोफोन बजा रहे हैं। अरेंजर सबको लिख लिख के देता है उनके म्यूजिकल नोट्स, कौन क्या बजाएगा। सेक्शंस रहते हैं, एक रिदम सेक्शन, एक ब्रास सेक्शन, स्ट्रिंग सेक्शन, स्ट्रोक सेक्शन, ऐसे सेक्शंस रहते हैं। सब सेक्शन के इंचार्ज रहते हैं, वो सब मिलके ऑल टू गेट टुगेदर दे रिपोर्ट टू द चीफ अरेंजर, और ऐसे रिकॉर्डिंग होती है। इसके बाद फिर म्यूजिशियंस का रोल आता है। इस गाने के रिकॉर्ड की रील को हम ले जाते हैं शूटिंग लोकेशन पे या डायरेक्टर को सौंपते हैं, उसकी टीम को। उस गाने का एक हम फ्रेमवर्क लिखते हैं कि ये गाना आपका उदाहरण स्वरूप 72 फ्रेम का है। आपने वो क्लैप देखा होगा ना, क्लैप नंबर 27, क्लैप नंबर 29। तो वैसी क्लैप गाने के भी बनते हैं कि क्लैप नंबर 1 में सिर्फ झील है या पहाड़ है, क्लैप नंबर 2 में किशोर कुमार का है, हीरो का, क्लैप नंबर 3 में हीरोइन का भी जवाब है, उस गाने की सेकंड लाइन है, क्लैप नंबर 4 में से प्रील्यूड है, इंटरल्यूड है, और उसमें चांद सितारे पहाड़ धरती झरना दिखा रहे हैं। तो वो जिस दिन हीरोइन अवेलेबल रहती है उस दिन उस गाने के सारे शॉट्स ले लेता है, वो कोई सीक्वेंस में नहीं लेता। उसको लगता है कि यहाँ यहाँ हीरोइन का गाना है तो ये शॉट भी ले लो, ये शॉट भी ले लो, ये शॉट भी ले लो। जिस दिन हीरो अवेलेबल है उस दिन ये शॉट ले लो, ये शॉट ले लो, ये शॉट ले लो। जिस दिन दोनों अवेलेबल है उस दिन इनके कंबाइंड शॉट ले लो, और जिस दिन मुझे जरूरत नहीं है इनकी उस दिन मैं दूसरे शॉट ले लूं जिसमें इनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही हैं कली कली, अब इसके प्रील्यूड में यदि गार्डन में फूल दिखा रहे हैं तो वो जो फूल दिखा रहे हैं तो उसमें किसी हीरो की जरूरत ही नहीं है। रूप तेरा मस्ताना, वो आपका गाना था मेरे सपनों की रानी, उसमें शर्मिला टैगोर प्रेग्नेंट थी तो वो दार्जिलिंग जाने के लिए सक्षम नहीं थी। ये शूट हुआ जहां गाना ट्रेन में, तो जब वो गाने का प्रील्यूड शुरू होता है तो राजेश खन्ना और सुजीत कुमार के जीप में शॉट ले लिया जाता है, और इस गाने में जितने भी किशोर कुमार के वर्जन थे वो सब पहले तैयार हो गए। फिर जब बम्बई आया रोल तो शर्मिला टैगोर को बुलाया गया, सेट पे एक ट्रेन का डब्बा बनाया गया और फिर वो किताब पढ़ते पढ़ते देख रही है, उसको मिक्सिंग किया गया। तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन और इस मेरे सपनों की रानी ऐसा होता है। तो ये वो उसी फ्रेम के हिसाब से शूट होता है गाना। गाना हो गया, इसके बाद वो जो रील है वो वापस आती है स्टूडियो में एडिटिंग के लिए। एडिटर को नहीं मालूम है कि इसमें शुरुआत का म्यूजिक कौन सा है, आखिर का म्यूजिक कौन सा है, बीच का म्यूजिक कौन सा है। वो म्यूजिशियन नहीं है तो एक म्यूजिशियंस को बैठना पड़ता है उसके साथ। ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो गया। फिल्म की शूटिंग तो हो चुकी है। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी का सुना था, तो बोले गाना सिखाया जा सकता है, वाद्य बजाना सिखाया जा सकता है, लेकिन धुन बनाना कोई नहीं सिखा सकता। कोई नहीं सिखा सकता। तो आप कभी आपने संगीतकार बनने की कोशिश की? मेरा मेन इंटेंशन वही था बनने का। मैं नहीं चाहता था कि मैं एज ए म्यूजिशियन अपना कैरियर बनाऊं, पर मुझको पंचम दा ने एक दिन कहा, जब मैंने बातों बातों में उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या बनने आए हो। मैंने कहा दादा मैं आप जैसा म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता हूँ। तो उनने उनकी भाषा जो थी वो मैं पॉडकास्ट में तो नहीं बता सकता आपको, आप लोग स्वयं कल्पना करिए कैसे बोलते थे वो। बीप लगा देंगे, बीप लगा लगा के थी, बीप ज्यादा आएंगी शब्द कम आएंगे। तो उनने मुझसे यही कहा बीप बीप कि तेरे को लगता है कि तू म्यूजिक कंपोजर बन जाएगा। मैं दादा यानी SD बर्मन का असिस्टेंट हूँ 17 साल से। 1950 से मैं उनका असिस्टेंट हूँ
और 1967 में मुझको पहचान मिली तीसरी मंजिल से। तो क्या तुम 17 साल का संघर्ष कर लोगे? कर लेते हो तो टिके रहो, और नहीं तो तुम्हारे जैसे कई आते हैं कंपोजर बनने, हवा हो जाते हैं। पहले काम सीखो। तो काम सीखने में जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि ये आपने क्या पूछा था, मीटर ये कि धुन बनाना कोई अब सिखाने जैसे से फॉर एग्जाम्पल धुन बनाया है, अब उनको धुन तो खुद ही प्रोड्यूस होती है। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में प्यारेलाल जी की जगह लक्ष्मीकांत धुन बनाते थे, वो अरेंजर थे, वो अरेंजमेंट करते थे। बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर भी धुन खुद ही बनाते हैं, खुद ही जन्म लेती है। उनको कहीं से मीटर भी ले लेते हैं, कई बार दूसरे का मीटर, जिसपे आरोप लगता है कि इनने यहाँ की कॉपी करी, पर वो एक इंस्पिरेशन है। जैसे आप ने बढ़िया कैप लगा रखी है, कोट पहना, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कोट पहनना चाहिए। तो ये नकल नहीं हुई है, एक इंस्पिरेशन हुई। तो इनका शूज देखा, मैंने कहा यार क्या बढ़िया शूज है यार, मुझे को भी ऐसा ही शूज लेना चाहिए। सर एक मीटर पे बात निकली है, तो मैंने आपका कहीं पढ़ा था कि एक गाने में मैक्सिमम 3 से 4 मीटर होते हैं, पर कुछ गाने ऐसे जिसमें 12-12 मीटर यूज हुए हैं। एक आर्टिकल आया था जिसमें A.R. रहमान साहब के लिए किसी ने क्लेम किया था कि उनने हाईएस्ट मीटर लिखा है, आवारा भौरा, जो आवारा भौरा नर डड्डर डड्डे डारे डड्डरे डड्डर 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 डड्डे डा, मैं वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, माफ करिएगा। तो ऐसे उनने गिने थे कि ये इतने मीटर है। तो मैंने कहा यार ये कोई नई खोज नहीं है, इसके पहले किशोर कुमार और R.D. बर्मन अमर प्रेम में ये कर चुके थे। ये क्या हुआ पहला मीटर, कैसे हुआ दूसरा मीटर, कब हुआ जो हुआ चौथा, नन हुआ पांचवा, न ला 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 छठवा, वो छोड़ो ये ना सोचो, 9 मीटर। और भी नहीं, 1942 लव स्टोरी में कितना मीटर वाला गाना है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, दूसरा मीटर, क्या कहना है तीसरा, क्या सुनना है, ये अलग स्वर रचना है सर। हाँ। मुझको पता है पांचवा, तुमको पता है समय का ये पल, सातवें दम सा गया है आठवां, और इस पल में नौवां कोई नहीं है, 10वां बस एक मैं हूँ, 11वां बस एक तुम हो, 12 मीटर का गाना हो गया। तो ये मीटर हीटर पहले भी बनते थे, ऐसा पहले एक सोशल गाना भी मीडिया है ना, नहीं वो था। आप यहाँ एक नहीं अच्छा तो हम चलते हैं। उसमें जो मैंने लिखा था कि वो कोई भी मीटर रिपीट नहीं हुआ है। अच्छा तो हम चलते हैं, अब इसको सरगम में लेंगे, पापा सागा, मैं मतलब उसको पकड़िएगा मत, अभी मेरे पास सरगम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूं। अच्छा तो हम चलते हैं, टंग टंग टाटंग टंग टंग टंग, ये एक स्वर रचना है। दूसरा मीटर, फिर कब मिलोगे, तीसरा जब तुम कहोगे, जुमेरात को, चौथा आधी रात को, ओ कहा वही जहां कोई आता जाता नहीं। तो ये 7 मीटर तो इसी में हो गए। फिर अंतरे में, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूं छुपते छुपाते, दोनों अलग अलग संरचना। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये आदा मुझे पसंद है, देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी। तो ऐसे आप गिनेंगे तो 17-18 मीटर मिल जाएंगे आपको उस गाने में। कोई भी मीटर दूसरे मीटर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो मेलोडिक मीटर बोलते हैं, मेलोडिक मीटर मुखड़े में आपने 2 या 4 का मुखड़ा बनाया। इन गानों को छोड़ दें जो मैंने आपको बताया 12-12 मीटर के, अमूमन जो फॉर्मेट है 2 से 4 मीटर्स का एक मुखड़ा बनता है, उतने मीटर्स का एक अंतरा बनता है, जिसको हम लोग क्रॉस लाइन बोलते हैं, मुखड़े को साइन लाइन बोलते हैं। अब गाने का जो लिरिसिस्ट लिख के आता है वो तो सिर्फ लिख के आता है, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही हैं कली कली। अब आपके मीटर में नहीं बैठ रहा है, तो आपने उसमें कहा गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही हैं कली कली, तो मीटर और आगे जा रहा है, गली गली कली कली। तो ये आपने मीटर को पूरा किया। उसमें आप देखेंगे इंटरजेक्शंस भी लगे हैं, इंटरजेक्शंस को विशेषण बोल देंगे, न न न रे न न ने न रे न रे न रे ने न हाय। अब हाय लिख के नहीं लाया है राइटर,
तो सर अपन कुछ तकनीकी बातें और करें कि मैं एक्चुअल में आपको पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा आपके इसमें तकनीकी पक्ष बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है। बाकी सब मतलब शब्दों से खेलते हैं। आप शब्द के तो जादूगर है, पर तकनीकी रूप से आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बिल्कुल बहुत ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ो, क्योंकि 4 बार पढ़ो तब तो समझ में आता है। बेसिकली मैं म्यूजिशियन हूँ इसलिए। तो मैं चाहता हूं कि सर आपने एक चीज मैंने पढ़ी थी आपके बारे में, आपके लिखी हुई, कि पंचम दा जब ने रिदम सेक्शन में एक ऐसा चीज लाई कि यदि 8 मात्रा का कोई ताल है पॉलीफोनी बात कर या 6 मात्रा का है तो 6 मात्राओं पे हर बीट पे अलग वाद्य बजता था या वो बीट देता है। तो वो क्या है, थोड़ा सा बताइए ना। हमारे हिंदी फिल्म म्यूजिक में पहले मोनोफोनी थी, यानी एकल स्वर, और जिस धुन पे गाना बजता था उसी धुन पे म्यूजिक बजता था। एकल स्वर यानी मोनोफोनी। उसमें यानी आपका जो गाना बज रहा है तो एक सोलो म्यूजिशियन क्लैरिनेट बजा रहा है या शहनाई बजा रहा है। होमोफोनी यानी और स्वर रचना नहीं थी। ये आई हमारे यहाँ शंकर जयकिशन और श्री रामचंद्र, ऐसे लोग होमोफोनी ले आए कि गाना जो बज रहा है उसके पीछे हारमोनी बजने लगी, वो होमोफोनी कहलाती है। हारमोनी इज ए वेस्टर्न कंसेप्ट। हारमोनी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 to 7 नोट्स का सम्मिश्रण है, और यानी 3 अलग अलग पिच के स्वर सुनाई देंगे, उसको हारमोनी कहेंगे। टंग टंग टंग, ये 3 स्वर हुए। तो ये हारमोनी जो है वेस्टर्न कंसेप्ट है। हमारे यहाँ गाने, मैंने पहले भी कहा था कि वो गाने भले रागों के हैं पर उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन वेस्टर्न है। तो ये होमोफोनी हुआ। फिर आर.डी. बर्मन साहब इसको पॉलीफोनिक कर दिया है। मोनोफोनी, होमोफोनी एंड पॉलीफोनी। इंडियन इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं मोनोफोनी है। जैसे बांसुरी है, उसमें एट ए टाइम एक ही स्वर बजेगा। सितार में एट ए टाइम एक ही स्वर बजेगा, टंग टिंग 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 ऐसा होगा। पर जैसे गिटार है, उसमें एट ए टाइम 3 स्वर बजते हैं। अकॉर्डियन में एट ए टाइम 3 स्वर बजता है, 3 से 5। गिटार में भी 3 to 5, पियानो में भी 3 to 5। तो ये हारमोनी लेके जब हम आए तो होमोफोनी हुआ। पंचमदा ने इसमें नया प्रयोग किया पॉलीफोनी, यानी अलग 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 आवाजें, और उन्होंने रिदम में भी पॉलीफोनी लिया है। इसके पहले जो गाने बनते थे उसकी जो मुख्य रिदम रहती थी, तो जैसे रेलवे का इंजन चल रहा है ठक चिक 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 ठक चिक चिक चिक, तो बाकी के डब्बे भी ठक चिक 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 ठक चिक चिक चिक, खंजरी भी वैसे बज रही है, तबला भी वैसे ही बज रहा है, बोंगो भी वैसे ही बज रहा है, हर चीज उसी रिदम पे बजती थी। पंचमदा ने इसको चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अपन इसको पॉलीफोनी करेंगे। जैसे साइकिल का एक टायर है, उसमें स्पोक्स है, आप प्रत्येक स्पोक्स को कलर कर लें, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, विबग्योर बना लें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उस रिदम को 6 से 8 लोगों में डिवाइड कर दीजिए कि जब ये आपकी बारी आएगी तो आप अपना एक स्ट्रोक मारेंगे, दूसरा आप मारेंगे, तीसरा आप मारेंगे, चौथा आप मारेंगे, पांचवा ये करेगा। तो वो आपको जो सम्मिश्रण आएगा, ढकन चिकन चिकन ढकन चिकन चिकन चिकन, तो आपको 6 चीजें सुनाई देगी। तबला भी है, ढोलक भी है, मादल भी है, खंजरी भी है, मारकस भी है, कावाज भी है, और ट्रायंगल भी है। तो आपको सुनाई दे रहना बीत झंग, वो गिटार का है, वो बार बार नहीं बजाएगा। जब उसका आवर्तन आएगा तब फिर झंग बजा देगा, वो बैठा रहेगा। रहना बीत झंग टक, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने कुछ बजाया, तो वो जो पॉलीफोनी आई साउंड, वो लहर जैसा फील होगा। लोगों को नया साउंड है यार, न्यू साउंड। ऐसा नहीं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट चला आ रहा है। तो वो आप सुनेंगे तो वो आपको कई चीजें सुनाई देगी, कई तरह की आवाज। आप नहीं जानते उनका नाम क्या है, कि इसमें डुग्गी भी बज रही है, मादल भी बज रही है, ढोलक भी बज रही, तबला भी बज रही, पर सब एक साथ नहीं बज रहे हैं, अपने अपने स्थान पे बज रहे हैं, अपने अपने स्थान पे बज रहे हैं। तो उनका जो मिश्रित साउंड होता है, वो उस किस्म को पॉलीफोनी कहेंगे। फिर उन्होंने गानों में भी ये लिया है कि गाने यदि हो रहे हैं तो हमारे पीछे ब्रास सेक्शन है, वो गानों की मेन मेलोडी को फॉलो नहीं करेगा, वो अपना अलग मेलोडी बनाएगा। तो हमारे कितनी कंपोजिशन हो गई, एक तो हो गई मुख्य धुन, एक हो गई प्रील्यूड, वो भी कंपोजिशन है। टंग 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 रंग रंग टंग 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 टंग, ये एक धुन हो गई। फिर गाना आ गया दूसरी धुन पे,
फिर तीसरी धुन पे उसका इंटरल्यूड आ गया, चौथी धुन पे उसका अंतरा आ गया, पांचवी में उन गानों के वोकल डिलीवरी के पीछे जो सब्सिक्वेंट मेलोडीज हैं, सबऑर्डिनेट मेलोडीज हैं, जो वायलिन पीसेस सुन रहे हैं, जो ऑल्टो सुन रहे हैं, आप सैक्सोफोन सुन रहे हैं, आप कान ध्यान दीजिए तो आपको गानों के पीछे भी आपको संगीत की स्वर रचना चल रही है, उसको ऑब्लिगेटो बोलते हैं हम लोग। तो ये इतने चीजों का मिश्रण है, ये पॉलीफोनी कहलाया, पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि मैंने ये भी पढ़ा, आपके इसमें ही पढ़ा और भी जगह सुना कि पंचम दा ने जो रिदम सेक्शन, जो रिदम के जो वाद्य है उसको एज ए हारमोनी यूज किया है, और कुछ हारमोनी वाले वाद्य है उनको एज ए रिदम यूज किया है। मैंने आपको जैसे कहा कि हारमोनी इज मिनिमम मिक्सचर ऑफ 3 to 5 नोट्स। अब 3 नोट यानी सा पा गा, तीनों की साउंड अलग अलग है। सा, जैसे सा रे गा मा, तो सा और मा का साउंड अलग अलग है। तो उन्होंने रिदम सेक्शन में रिदम इंस्ट्रूमेंट ऐसे ट्यून करा है कि एक सा बोले, एक मा बोले और एक पा बोले, तेरे बिना जिया जाए ढिंग टंग टिंग टंग टंग टिंग, तो आपको 3 स्वर सुनाई देंगे। एग्जैक्टली, मतलब ये हारमोनी का यूज हो रहा है, जबकि है तो रिदम का। रिदम सेक्शन को ट्यून करने के लिए आपने मादल रखी, एक मादल का स्वर सा रखा, एक का पा रखा, एक का गा रखा, तो जब वो तेरे बिना जिया जाए टंग टंग टंग, तो 3 स्वर सुनाई दे रहे हैं आपको। हाँ। सा पा गा, तो ये हारमोनी को ले आए आप रिदम सेक्शन में। और ऐसे गिटार को रिदम में ले आए। हमारे यादों की बारात में कई उनके जितने भी आप सुनेंगे, आप जब उनकी वैम्पिंग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये रिदम बज रही। गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 3 डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मेलोडी, धुन, हारमोनी और रिदम। गिटार में ऐसा करके आप रिदम भी बना सकते हैं ना। तो वो उन्होंने किया, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे हमारे यहाँ पंचमदा के पहले बास, जिसको बेस बोलते हैं अक्सर लोग, डबल बेस आपने देखा होगा होटलों में, एक बहुत बड़ा वायलिन टाइप का बो टाई लगाए हुए आदमी धुम 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 करता रहता था, वो धुम 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 चिंग चिंग धुम चिंग चिंग ऐसे बजता था। और उसकी लिमिटेशन थी क्योंकि उसमें फ्रेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में फ्रेट होते हैं, पर्दे होते हैं, वो पर्दे नहीं होते हैं तो उसको हाथ से स्वर ढूंढना पड़ता है। पर जब इलेक्ट्रिक गिटार आ गया तो उसमें फ्रेट थे। अभी थोड़े टेक्निकल विषय है। तो पंचमदा को जब पता चला कि इलेक्ट्रिक गिटार आ गया है तो उन्होंने जवानी दीवानी में चरणजीत सिंह से शुरू करवाया, जाने जा ढूंढता फिर रहा। उसमें आप सुनेंगे तो आपको बेस स्कोर अलग सुनाई देगा पूरा, जाने जा, उसकी अलग लाइन चल रही है, गाने की लाइन अलग चल रही है, बेस लाइन की अलग चल रही है, तो आप अलग पाएंगे आप। जी सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, तकनीक की बात चल रही है तो, कि अभी तो तकनीक बहुत आ गई है और पहले तकनीक नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड करना पड़ता था, एक साथ सब करना पड़ता था। ये आपके सामने शुरुआत हो गई थी तकनीक आने की? नहीं, कि जिसमें ये तो जब कंप्यूटर आए तब से हुआ। ये जो कंप्यूटर में गेन फैसिलिटी थी और एडिट की, तब से हुआ। इसके पहले जो एनालॉग रिकॉर्डिंग थी, डिजिटल तो अभी हुई है आपके 90 के आसपास। अच्छा, 90 के पहले तो एनालॉग रिकॉर्डिंग थी, उसमें एक गलती हुई तो वापस रिकॉर्डिंग होती थी। हाँ, मैंने सुना है कि अभी रोनू मजूमदार जी बता रहे थे कि, पर उसमें एक प्रॉब्लम और थी, हालांकि ग्रेविटी अच्छी थी उसमें, कि जब आपने गाना रिकॉर्ड किया वो सेल्यूलाइट पे किया है, मैग्नेटिक टेप पे, सॉरी, हाँ, स्पूल पे। हाँ, उसका सरफेस क्या हुआ, मैग्नेट, उसका एक आरपीएम है। पर उसको जब आप ट्रांसफर करेंगे सेल्यूलाइट पे तो आपने 2 स्पॉटलेट देखते हैं, एक तरफ साउंड रहता है, एक तरफ डायलॉग रहते हैं। रील देखी होगी आप लोगों ने, छेद रहते हैं ना, होल्स। तो एक तरफ साउंड रहता है, एक तरफ वो काय का मटेरियल रहता है, सेल्यूलाइट का। जब आप मैग्नेटिक टेप से गाना उसमें ट्रांसफर करेंगे तो आरपीएम का फर्क हो जाएगा, वो गाना आपको तेज हो सकता है। ऐसे ही उस गाने को जब आप रिकॉर्ड में ले जाएंगे तो रिकॉर्ड बना है लेड का, HMV का, तो उसका भी आरपीएम डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि सरफेस डिफरेंस है। तो उसके लिए डबल रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। हाँ, नहीं, मैं डबल रिकॉर्डिंग का मेरे को एकदम याद आया कि अभी मैं पंडित रोनू जी को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि हजार राहें जब गाना गा रहे थे, किशोरदा और लता जी का डुएट था, तो बोले कुछ इस तरीके से सुर लगाया किशोरदा ने कि लता मंगेशकर के मुंह से वाह निकल गया। तो बोले फिर गाने को वापस रिकॉर्ड करना पड़ा। यदि आ गया उसमें, क्योंकि उनने वहां बोल दिया, इरेज नहीं कर सकते थे। तो पंचमदा के दिमाग में एक आइडिया आया कि यदि हम इसका इरेजर ही हटा दें
तो क्या होगा, इरेजर हटा देंगे तो पूरा टेप होगा गाना। तो उन्होंने सबसे पहले ज्वेल थीफ में एक गाना आशा जी की आवाज में रिकॉर्ड किया, बैठे हैं क्या उसके पास, इरेजर हटा के, और उनको बता बता के कि ये गाना आपको गाना है, बैठे हैं क्या उसके पास, फिर उसके मेरी तरफ देखिए, और फिर दोबारा रिकॉर्ड कर दिया। तो वो जो जो खाली जगह छोड़ी थी, बैठे हैं क्या उसके पास ला ला रे ला, तो ये लोगों को लगता था कि दो लोग गा रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरे दिन रिकॉर्ड किया, क्या जानू सजन बाहरों के सपने का, क्या जानू सजन, उसमें भी डबल वॉइस है, तो उसको कहते हैं सुपर वॉइस इम्पोजिंग। तो वो सुपर वॉइस इम्पोजिंग उन्होंने ये इरेजर हटा के किया। फिर वो पंचिंग भी करते थे, दूसरे नहीं करते थे, कमर्शियली बहुत महंगी पड़ती है स्टूडियो में एक गाने को 3-3 बार करना। जब गाना रिकॉर्ड हो गया, किशोरदा चले गए, लता जी चली गई, उस गाने को फिर स्पूल पे चलाया और उसमें फिर गिटार की टॉपिंग करी केक की आइसिंग के माफिक, तो फिर मतलब 3 बार में गाना तैयार हुआ। तो वो उसका आज भी इफेक्ट है। आज एफएम में देखिए आप 80% गाने उन्हीं के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो कंपेटेबिलिटी है वो आज की म्यूजिक सिस्टम के ऊपर है। बाकी पुराने गानों को आपको कान लगा के सुनना पड़ता है उसी समय के कि ये गाने पुराने रिकॉर्डिंग है। आप रूप तेरा मस्ताना सुनो तो ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, वो जैसे घर के गाने हैं, घर में सभी गाने वो सब पंचिंग, फिर वही रात है, अगर आप सुनो तो ऐसा लगता है आज भी उतना ही फ्रेश है जैसे बिल्कुल मतलब आज की पीढ़ी के हिसाब से गाना। उस टेक्निक को पंचिंग टेक्निक बोलते हैं। गाना रिकॉर्ड होने के बाद पंचिंग करना, उस पर घुसड़ना हो, दूसरा म्यूजिक और डालना। अच्छा सर, एक चीज और कि मैं थोड़ा खंडवा से हूँ तो इसलिए किशोरदा पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। किशोरदा और रफी साहब के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो लोग उसको हिंदू मुस्लिम नहीं सर, मैं किशोर और रफी ऐसी कोई तुलना नहीं कर रहा। किशोरदा का जो इम्प्रोवाइजेशन पावर था वो कहीं और किसी में नहीं था। और इसी कंटेक्स्ट में आशा जी और लता जी का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप किसको सिंगर बेस्ट मानती है, तो उन्होंने कह दिया किशोर कुमार को। नहीं सर, मैंने तो एक अलग इंटरव्यू में अलग विषय पे बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि मैंने आशा भोसले के इंटरव्यू में पूछा उनसे कि आपको बेस्ट पार्श्व गायक कौन लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये पूछा भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भारत में यदि कोई विश्व स्तरीय पार्श्व गायक हुए हैं तो दो ही को मानती हूँ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। और आपने भी एक बार कहा था कि पार्श्व गायन में किशोर कुमार आ गए, या शंकर महादेव ने भी कहा कि एज ए पार्श्व गायक में 1 से 10 तक किशोरदा को मानता हूं। तो पार्श्व गायन और दूसरा गायन, जैसे दूसरे गायन जो होते हैं, जैसे आपका शास्त्रीय गायन और बंदिश है, आप फ्री हैं, कितने भी मिनट तक आप आलाप ले सकते हैं, कितने मिनट भी गा सकते हैं। पर फिल्मी गानों में तो एक ब्रैकेट में गाते हैं, 4 मिनट का गाना है, उसमें से म्यूजिक भी है और आपका भी है, फीमेल का भी, तो आपको तो बहुत मुश्किल से 1.5 मिनट मिलता है। अब जो किशोर कुमार का उन्होंने कंटेक्स्ट यूज किया है, किशोर कुमार जी की जो लाउडनेस थी, और उनको लोग इंडस्ट्री में म्यूजिशियन परफेक्ट पिच बोलते थे, बाकी लोगों को उस स्वर पे जाने के लिए, जैसे आप सीढ़ी अभी हम लोग उतर के आए, आपके यहाँ तो रेलिंग पकड़ी हमने, तो बाकी सभी लोगों को, मतलब इसको मैं कहूँगा कि कोई अन्यथा नहीं ले, मुझे गालियाँ ना दे, बाकी सभी सिंगर्स को, जैसे सा की फ्रीक्वेंसी है 240, ये फ्रीक्वेंसी है, स्टूडियो में मीटर रहता है, रे की है 260, गा की है 270, तो ये ऐसे 240 से लेके 480 तक आखिर के सारे गा मा पा धा नी सा, तो आखिर का जो सा है वो 480 का है। अब किशोर कुमार यदि पा गा रहे हैं तो वहीं जाके नीडे लग जा रही एकदम से, उनको सहारा नहीं चाहिए होता था। बाकी लोग 238 से 240 पे आते थे, किशोर कुमार डायरेक्ट 240 पे आते थे, तो वो उस कंटेक्स्ट में बोला उन्होंने। नहीं, फिर ऐसा क्यों बोला जाता, मतलब जैसे कि क्लासिकल को फिर ये क्यों माना जाता है फिल्म संगीत के, जब पार्श्वगान विधाई अलग है, जब विधाई अलग है तो उसमें गीतों को घुसा जाता है। हिंदुस्तान में एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं लोग कि जो क्लासिकल सिंगर है वो गायक है, और जो क्लासिकल सिंगर नहीं वो गायक नहीं है। हिंदुस्तान में है, वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में जो म्यूजिक है वहां तो नहीं मानते कि जो सिम्फनी, वहां भी क्लासिकल सिम्फनी है, तो वहां तो नहीं मानते कि जो सिम्फनी में गाता है वही बेस्ट प्ले। वहां तो प्राइवेट सिंगर्स के एल्बम की भरमार मची हुई है, लोग खरीदते हैं। हिंदुस्तान में एक पूर्वाग्रह प्रिजुडिसनेस है कि जिसने क्लासिकल सीखा है वही सिंगर है, उसको किशोरदा ने तोड़ा। हाँ, बहुत हद तक तोड़ा। हमारी फिल्मी संगीत है, अब इसीलिए किशोरदा को आम लोग गा सकते हैं, रफी साहब को आम लोग नहीं गा सकते। ट्रेन सिंगर गा सकते हैं जो मुर्कियां, हरकतें, आलाप, पलटे, अलंकार गा सकें। किशोरदा डायरेक्ट गाते हैं, सीधे स्वरों पे गाते हैं, खड़े स्वरों पे। हाँ, तो शायद इसीलिए जगजीत सिंह, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आपके हाथ पॉलिटिक्स हुआ, क्योंकि आप जो है आपको फिल्मों में गाने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके हाथ पॉलिटिक्स हुआ था। उन्होंने मना कर दिया, बोले बिल्कुल गलत बात, बोले मेरी हीरोइटिक वॉइस थी नहीं।
मैं सिर्फ एक अब आध हीरो देखिए, पे ये अक्सर क्या- एक आध हीरो पे मेरी आवाज सूट करती है, इसलिए मुझे गाने नहीं लता मिला। मंगेशकर का क्यों वेट करते थे जबकि उनका चार्जेस 5000 था? सुमन कल्याण जी, पुरो जी उसी समय 500 रुपए लेते थे। क्यों उनका वेट करते थे म्यूजिक डायरेक्टर? दो कारणों से। एक तो उनको गाना जब सिखाते थे तो वो उसको सवाया कर देती थी। जहां जहां हरकतें म्यूजिक डायरेक्टर के हारमोनियम में हरकतें नहीं आती हैं, हारमोनियम में खड़े स्वर आते हैं, आप बजाइएगा टै 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 आएगा, पर उसमें बीच की श्रुतियां नहीं आएगी। लता जी में है कि वो ट्यून को ग्रास्प करके बीच की श्रुतियां भी गा देती थी, तो वो इम्प्रोवाइजेशन हुआ। ये उनका बहुत बड़ा आर्ट है। तो लोगों को लगता था मेरा गाना सवाया हो गया, वो 5,000 देने को तैयार रहते थे। आशा भोसले जी को भी 5,000 रुपया, उस समय 500 रुपया का पेमेंट होता था। जो गाना था दिलरुबा दिल पे तू, शम्मी कपूर जी के पास प्रोडक्ट डायरेक्टर गया कि आशा भोसले तो उसको 5,000 मांग रही गाने के। उन्होंने कहा बहुत सही मांग रही है, गाना उनके सिवा कोई गा ही नहीं सकता। दिया उनने। तो ये आपकी, हमारा फिल्म मीडियम सिर्फ सिंगिंग मीडियम नहीं है, इट इज ए ऑडियो विजुअल मीडियम। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको फील भी तो होना चाहिए कि ये रोमांस पैदा कर रहा है, सेंसुअलिटी पैदा कर रहा है। हे रेशमी बोल रहा है तो उसको लगना भी तो चाहिए रेशमी जुल्फों का अंधेरा है, दर्शक को भी तो लगना चाहिए। सर आशा भोसले के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप पंचम दा के साथ रहे हैं तो आशा भोसले की रिकॉर्डिंग आपने बहुत बार की होगी। उनमें भी इम्प्रोवाइजेशन पावर बहुत सुपर था जो किशोरदा में था, पर किशोरदा का पावर उनसे 100 गुना ज्यादा था। किशोरदा कंपोजिंग बदल देते थे, कंपोजिशंस, अनेक गानों की कंपोजिशन बदल देते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था, गिटार नहीं है, जैसे आ गले लग जा का गाना है, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, तो उसमें मनमोहन देसाई जी ने कहा कि साहब इसमें ऐसा है कि हमारा जो सीक्वेंस है, स्क्रीन प्ले है, वो स्केटिंग का है, उसमें हीरो हीरोइन को रोकेगा और कहेगा कि जरा ठहरो, तो वो गाएगा और फिर गाना शुरू होगा, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। तो किशोरदा ने हुट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रफ़ी साहब जैसा साउंड कर रहा है। बोले कैसे? बोले वो रफ़ी साहब ने प्रोफेसर में गाया है ना, जरा ठहरो सदा मेरे दिल की सुनते जाना, खुली पलक में झूठा बोले तो वैसा साउंड कर रहा है, मैं अलग से गाऊंगा इसको। तो उनने फिर पंचम दा को उस गाने का स्केल चेंज करवाया, हो ठहरो जाने जा, वो अलग स्केल है, फिर गाना कहीं और से शुरू होता है, वादा करो नहीं छोड़ो। तो ये सब इम्प्रोवाइजेशन है। रामपुर के लक्ष्मण में उनने इम्प्रोवाइजेशन, कई गाने मैं आपको बता दूं, उनने पूरा अंतरा बदल दिया। नहीं, ऐसा मेरा मानना भी है कि जैसे मैंने अभी बीच में लिखा भी था कि जैसे आशा भोसले ने एक बात कही थी कि किशोरदा को यदि संगीतकार 90 गाना देता तो वो उसको 100 करते थे। वो उनसे मैंने सीखा, पर उन्होंने 110 नहीं वापरा, उन्होंने 100 वापरा, क्योंकि फिल्म संगीत के अंदर भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है और भाव हमेशा 100 होता है, 110 नहीं होते। किशोरदा नहीं होते तो बहुत सारी शूटिंग गाने की हो ही नहीं पाती। जैसे कालिया फिल्म है, आप कालिया का गाना चलाइए, जहाँ तेरी नजर है, उसकी जो रिदम है वो अलग रिदम है, और जो शुरू में जो रिदम जो वॉल डांस हो रहा है स्क्रीन प्ले में, अमजद खान विलेन हीरोइन का हार चुराने के लिए लेके बाहों में डांस कर रहा है, वो अलग रिदम है। अब इन दोनों रिदम में गाने कैसे इसको सिंक्रोनाइज करेंगे आप? तो वो गाने के लिए फिर किशोरदा ने आइडिया दिया कि इसमें मैं आऊँगा और अपना एक चिल्लाते हुए और अपने पुरानी फिल्म का एक डायलॉग, झिंग फटाफट झिंगरी पाकू, वो जो है झिंग फटाफट झिंगरी पाकू पक 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 पक, वो शुरू होता है। तो वो किशोरदा का आइडिया है। उस समय उस गाने में आप भी थे? गाने में मेन म्यूजिशियन नहीं था, बट हाँ नेचुरली जो ढेर चीज है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये इम्प्रोवाइजेशन है फिल्म मीडियम के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में लोग उनकी तारीफ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स को बुरा लगता है, वो सोचते हैं कि मोहम्मद रफ़ी पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। अब आपने जो अभी पूछा था कि जगजीत सिंह की हीरोटिक आवाज नहीं है, मन्ना डे के साथ भी यही था। मन्ना डे को लोग थर्ड कैरेक्टर की आवाज मानते थे, फकीर की या बुजुर्ग व्यक्ति की, पुजारी की, हाँ, हीरो की आवाज नहीं लेते, या कॉमेडियन की, क्योंकि हमारी फिल्मों में कॉमेडी की स्टोरी अलग चलती थी, उसकी भी हीरोइन होती थी, कॉमेडियन की एक पैरेलल लाइन चलती थी उसकी, पर उसको हीरो की आवाज नहीं मानते थे। तो ये हमारे यहाँ हीरो की आवाज सिर्फ रफ़ी और किशोर को माना गया है, मुकेश जी को माना गया, क्योंकि मुकेश जी राज कपूर को रिप्रेजेंट करते थे। उस जमाने में एक्टर्स ने अपनी अपनी वॉइस तय कर ली थी, और उस जमाने में पैथेटिक वॉइस का चलन था, तो लोगों को लगता था कि मुकेश जी की दर्दीली आवाज है, उसको सुन के लोग रोते हैं, तो वो उन्हीं को गाते थे। पर आर.डी. बर्मन जब आए, उनको लगा कि नहीं मेरा हीरो लाउड है, तो वो अच्छा, फिर कुछ किस्मत की बात है कि राजेश खन्ना, किशोर कुमार
और राहुल देव बर्मन तो हर एग्रीमेंट में RKR तो बेड़ा पार लिखाने लगे। वो RKR तो बेड़ा पार का मतलब राजेश खन्ना, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, तो लिखा RKR तो बेड़ा पार। तो वो कई पिक्चरें फंस गई, जैसे हाथी मेरे साथी फंसी। वो चिरप्पा देवर उसके प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमने तो एडवांस दे रखा ऑलरेडी बहुत पहले LP को, तो गाना तो हम LP से बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करो, फिर एक गाना RD बर्मन कर लो। तो एक गाना उसमें RD बर्मन का है, हाथी मेरे साथी में, जोगी हो जोगी तेरे, वो दिलवर जानी चली हवा मस्तानी। हाँ, बड़ा मीठा गाना। वो RD बर्मन का है। अच्छा अच्छा। इन लोगों ने नाम नहीं आने दिया। अब लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन है कि किशोरदा योडल जो गाते हैं तो वो कौन कंपोज करता है? किशोरदा खुद करते हैं। किसी म्यूजिशियन ने नहीं उनको कहा कि आप ऐसा गाइए। अब जैसे वो आंचल भी गजब होगा, तो ये RD बर्मन थोड़ी करके बता रहे हैं। ये उनकी जो मीटर है उसको ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं हम लोग टेक्निकली पोर्टामेंटो। एक स्वर को यहाँ से वहां ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, तो वो पोर्टामेंटो किया उन्होंने। नहीं, खैर RD बर्मन के एक स्टेज शो में वो बोल रहे थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, बोले ये संगीत बोले किशोर कुमार का है, मेरा नहीं है। बहुत सारे अब हैं। कुछ तो लोग कहेंगे जैसा गीत, अब बोले क्लासिकल नहीं सीखा है, और वो तो बिल्कुल बहुत ही मतलब कुछ तो लोग तो वो उसी कंटेक्स्ट में लोग किशोरदा को इन लोगों ने बोला है, पर उसको लोग फिर दुर्भाग्य से कम्युनियन ले गए कि ये वो मुस्लिम और हिंदू में आ गया मामला। अच्छा सर, उस समय के गानों में फील दिखता है। वो ऐसा कहते हैं कि उस समय डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गायक, संगीतकार, गीतकार सब बैठते थे एक साथ, और फिर उस पर चर्चाएं होती थी कि ये फिल्म के सीन में कैसा होगा, क्या होगा, और इसलिए वो गाना जो बनता था उस गाने का, उस फिल्म का हिस्सा लगता था। अब क्या है, आजकल जो जनरेशन है वो फीलिंग लेस है। तो वो फीलिंग लेस है, सिर्फ डांसिंग जनरेशन है। आप शादियों में जाते हैं तो सिर्फ DJ चलता है, जो तो वो नाचते कूदते रहते हैं। तो वो आज की जनरेशन को वफा, बेवफा, मोहब्बत, बर्बाद मोहब्बत, ये टॉपिक बाहर हो गए हैं, तो फील नहीं आएगा गानों का। और फिर वो रेडीमेड सॉन्ग्स हैं, तो जैसे आप पिज़्ज़ा अभी मंगा लो, आप आधे घंटे बाद नहीं खा सकते, पर रोटी आप कल की भी खा सकते हो गर्म करके। तो रोटी और पिज़्ज़ा का जो फ़र्क है वो है। अग्निबाण आप पेपर पढ़ते हैं, शाम का आता है, और उसको दोबारा नहीं पढ़ते, पर रामायण आप रोज पढ़ लेते हो, तो वाली बात है। नहीं तो ये वापस समय आएगा वैसा अच्छे जब तक संगीत का? जनरेशन वैसी नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा। अभी जैसे जनरेशन आजकल ब्रेकअप के सॉन्ग एंजॉय कर रही है ना, कि मेरा सैया जी से ब्रेकअप हो गया, उससे पार्टियां हो रही हैं तलाक पे और ब्रेकअप पे, तो वो नहीं आएगा। जब अब आजकल के हीरो का दिल टूटता नहीं है। इसमें एक बड़ा मजेदार किस्सा आप परमिट करें तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ बताइए। कटी पतंग की सिटिंग चल रही थी, और कटी पतंग पे सिचुएशन दी गई थी शक्ति सामंत द्वारा कि हीरो की हीरोइन भाग गई है शादी के पहले ही, उसका दिल टूट गया है, तो वो क्लब में गाएगा, तो उस पर गाना तैयार करना। तो इनने जो तैयार किया था, ये जो है मोहब्बत है, ये उनका है काम, सुना ही है आप सभी लोगों ने, रहने दो, हाँ तो हम न करेंगे बदनाम, समथिंग है ना, वर्ड्स याद नहीं। तो जब वो आया, उन्होंने कहा यार ये पंचम, ये तो सेलिब्रिटी सॉन्ग हो गया है, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए ना। ये तो ऐसा थोड़ी लग रहा है कि इसमें कोई दिल टूट गया। आप तो ऐसा बनाओ ना, जैसे टूटे हुए दिल से हमको ये पुकारा है, इस टाइप का बनाओ जिसमें लोग भी रोएं कि लगे कि इसका दिल टूटा है, इसके साथ अन्याय हुआ, ये तो एंजॉय कर रहा है। तो आनंद बख्शी साहब ने कहा कि आप अपने हीरो को ऐसे प्रेजेंट करिए, ही इज एंजॉयिंग इस ब्रेकअप। वो जा जाके हर टेबल पे जाएगा, किसी की दारू पिएगा, किसी की बियर पिएगा, सब जगह जाके गाते हुए, डांस करते हुए हर टेबल पे जाएगा। शूट करो, लोगों को मजा आएगा कि देखो देखो एंजॉय कर रहा है, इसको रो नहीं रहा है वो। तो ये इट वॉज ए न्यू कंसेप्ट, हिट हुआ गाना। आज भी आप देखिए, ये जो है मोहब्बत तो बता अच्छा लगता है। सर एक चीज मैं आपसे इतनी देर बात कर रहा हूँ, सभी सुन रहे हैं, तो आपका नॉलेज तो ऐसा है कि हम अगर अभी 8-10 घंटे बैठे तो भी कम पड़ेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके, मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कुछ यूट्यूब पे, कुछ फेसबुक पे, कि आपके कंटेंट को लोग यूज करते हैं लेकिन आपको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। तो उसका वो जो जैसे आपको बुरा लगता है अन्ना क्या? का कहा ना कि अन्ना के आइटम यूज करते हैं, लोगों को क्रेडिट नहीं देते हैं। वो कहाँ कहते हैं कि हमने के नाइकर से सुना ये। तो ये जो प्लेगरिज्म है, बौद्धिक चोरी हिंदी में इसको कहते हैं, इनको शौक है अपने को कलाकार मनवाने का। तो ये जैसे लैब ग्रोन डायमंड होता है, एक रियल डायमंड होता है, एक लैब ग्रोन होता है। तो लैब ग्रोन है ना, जो लैब में बना हुआ है, ये भी वही यूट्यूब वाले लैब ग्रोन आर्टिस्ट हैं, दूसरे का मटेरियल लेते हैं, अपना नाम ठसा के
आगे बढ़ा देते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप तो मेरा ऑफिशियल वीडियो बना रहे हैं, मेरे कई लोगों ने जो पॉडकास्ट लिए हैं उन लोगों ने उसमें से उठा उठा के अपने वीडियो बना के ढेर नहीं, वो तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो आप गानों पे लिखते हैं, आपने बहुत सुंदर कितने ही गानों के बारे में इतनी डिटेलिंग करी हुई है कि शायद ही इंडिया में किसी ने की हो, और उसको एज इट इज उसका वीडियो बना देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, आप तो कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपने किसी से कुछ नहीं किया, तो फिर क्या दिक्कत है एक कर्टसी दिखाने के लिए कि ये हमने विनीत सर से सुना? नहीं, ये तो पर्सनल है ना। आप चाहते हो कि लोग माने कि ये आपका विचार है, तो आप अपने विचार से फिर मेरा नाम तो हटाना ही पड़ेगा ना। लोगों की तारीफ यदि आपको लेना है, आपको तारीफ लेना है किसी और के काम की, तो आपको नाम तो हटाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसी आवश्यकता नहीं है, और अगर उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब इसके कुछ लिए नहीं हो सकता है, या तो मैं बात करना बंद कर दूं और डरूं हमेशा कि जैसे ये आज। तो सर उससे अच्छा बेहतर ये है कि आप खुद ही बनाएं। खुद ही बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए और पैसे की कामना चाहिए कि इसके बाद मुझे कुछ कमाई होगी। पहले तो संसाधन में पैसा खर्च करो, और इंटरेस्ट की बात है, आई एम नाउ 70, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसे की कमी ईश्वर के द्वारा उतनी है जितनी साईं इतना दीजिए तामे कुटुम समाए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब करूं और यूट्यूब में डालूं और लोग कहें अरे वाह यार क्या बात है। तो वो अरे वाह यार क्या बात है सुनने के लिए आई एम नॉट वेटिंग। ठीक है, जिसको पसंद होगा वो आएगा, नहीं तो अब कैसे किस किस लोगों को बोलो कि ये मेरा आइडिया है। मेरे तो 500-600 गाने लिखे हुए हैं, नोटेशंस के साथ लिखे हुए हैं, उसमें कुछ ट्रिविया भी है। तो जो ट्रिविया पार्ट है वो लोग एंजॉय करते हैं और वो लिखते हैं, नोटेशंस हटा देते हैं। उन पोस्टों में आप देखिएगा कभी भी वो नोटेशंस नहीं देते हैं। उनको समझ में आएगा तब तुमको तो नहीं करेंगे। मालूम, लोग शक करेंगे कि तुम्हें नोटेशन कैसे आता है, तुम कैसे मानते हो सी माइनर क्या होता है, जी मेजर क्या होता है, फंस जाएंगे। तुम्हें कैसे मालूम कि ये एस डी बर्मन ने गाना जो बनाया है इसमें ये 3 स्वरों पे ही बनाया है, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना, सिर्फ 3 स्वरों पे, डंग 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 टिंग टंग टंग डंग 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 डंग, सिर्फ 3 स्वर पे। या ये दिल दीवाना है डिंग टिंग टडंग टंग 4 सुर पे, टिंग टंग सेम सुरों पे ही पूरा मुखड़ा टिका हुआ है। तो वो फंस जाएंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। आई कैन डिमॉन्स्ट्रेट, मैं आपको बजा के बता दूंगा, उनको उसके लिए म्यूजिशियन होना पड़ेगा। यदि वो म्यूजिशियन नहीं है तो फिर वो फंस जाएंगे। सर अब मैं आपसे बस कुछ आखिरी में 1-2 चीजें पूछना चाहूंगा कि मेनली आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, और मैं भी थोड़ा बहुत गाना सीखता हूँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, साथ में बहुत सारे कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। तो थोड़ा आप उनको इंस्ट्रक्शन बताएं ना कि ये सीखने के लिए क्या किस चीजों को महत्व दें। 2 ब्रांच है, एक म्यूजिशियन की एक सिंगर की। सिंगर की जो ब्रांच है उसको मेहनत कम करनी है, उसको पूरा क्लासिकल नहीं सीखना, उसे कोई पंडित जोशी के समक्ष नहीं बैठ के गाना है, भीमसेन जोशी के, और उसको बंदिशें नहीं पेश करनी है, उसको स्वर साधना करनी है। जो हमारे 7 स्वर और 5 श्रुतियाँ हैं, तो बगैर हिले डोले उस सीढ़ी पे खड़े होने सीखना है बस। एक बार वो सीख लेगा बगैर हिले डोले। जैसे एक पेंटर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है पर राम जनरल स्टोर पूरा ठीक से लिखेगा, राम जनरल स्टोर, ये गली वहां से बाएं मुड़ो, तो वो लिख देगा, पर उसे ये व्याकरण नहीं मालूम कि बाएं क्या है दाएं क्या है। तो वो पेंटर को हूबहू पेंटिंग कर लेगा वो। यही बात है, सिंगरों को स्वर सीख लें और फिर सुगम संगीत सीख लें। ये रैपिडेक्स सिस्टम से जो गाना सीख रहे हैं बर्थडे के लिए, पार्टियों के लिए, और उनका दिमाग खराब कर रहे हैं उनके रिश्तेदार और दोस्त यार कि वो सुपर छा गए, सुपर से भी ऊपर, वाह जीजा जी, वाह फूफा जी। तो वो जो है तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे वो, क्योंकि उनको कम से कम 4 साल गाना नहीं गाना सर चाहिए। उसके लिए आप कराओके ट्रैक को कितना दोष देते हैं? और दूसरी बात ये सर दूसरी बात ये कि मैं अभी स्टेज वगैरह प्रीतम लाल जाल में जाता हूँ तो अब तो आधे घंटे में उठ के आना ही पड़ता है, इस तरीके इस लेवल के कार्यक्रम होते हैं। तो मुझे तो वो ऑर्केस्ट्रा भी चलता कराओके ट्रैक ही है। वो कर क्या रहे हैं, वो एज इट इज बजा रहे हैं, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। फिर ट्रैक बजाना क्या और वो ऑर्केस्ट्रा क्या? नहीं, पर मान लीजिए मसलन मैं आपसे कहूं कि आप 2 साल तक गाना मत गाइए, सिर्फ सा और पा कर रियाज करिए, तो आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो अब नहीं हो सकता। वाकई में लोग कहेंगे नहीं हम तो गाएंगे गाना, तो मेरी तरफ से कोई लाइसेंस तो इशू नहीं हो रहा, गाएंगे, लोग गा रहे हैं। परंतु यदि मैं कहूँ कि मेरे बाजू में उषा तिमोती रहती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाँ, मैं उनके यहाँ गया था, बहुत बड़ी गायिका हाँ है ना, मेरे पड़ोस में ही है मलाड में। तो जाता रहता हूँ, तो उनके यहाँ एक स्टूडेंट बैठी थी, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ बेटा अब तुम। तो उठी, बोले दीदी 6 महीने हो गए अपन सा और पा से आगे ही नहीं बढ़े हैं।
उन्होंने कहा विनीत इसको जवाब दो। तो मैंने कहा कि बेटा अभी तुम 2 साल तक सिर्फ सरगम सीखो, गाने आने मत गाओ। बोले मेरी मासी की लड़की की शादी है, मुझे वहाँ गाना है। तो वो ऐसे रेपिडेक्स सिस्टम का कोर्स है जो इंस्टेंट मैगी बनाने का, इससे वो कभी भी नहीं गा पाएंगे। और यही बात म्यूजिशियंस की है कि यहाँ जो गिटार सिखा रहे हैं वो सिर्फ गाने सिखा रहे हैं, ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं। आप कक्षा पहली में जाते हैं, दूसरी में, तीसरी में, तो पहले कमल, कमल जा रहा है, कमल जाता था, कमल जाएगा, व्याकरण आती है ना। तो ये तो डायरेक्ट मे आई कम इन सर ने नोट कर लिया, अंग्रेजी में अंदर आने को कहते हैं। तो वो ऐसे नहीं चलेगा कि बोले यदि 2 लोग हो तो क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा ये भी कहेगा मे आई कम इन सर, मेरे बाद ये भी कहेगा मे आई कम इन सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने में। तो मैं एक आखिरी कुछ एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब अब आपका कुछ संगीत में आगे कुछ है दिमाग में कि मुझे ये करना है? प्रैक्टिस करता हूँ, आई एम हैप्पी इन माय प्रैक्टिस। मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, समय मिले तो मैं 2-4 घंटे गिटार बजाता हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पब्लिक परफॉर्मेंस में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं ऑर्केस्ट्राज में, क्योंकि यहाँ जो ऑर्केस्ट्रा है वो उस हिसाब से नहीं है जिसमें हम लोग ट्रेंड हैं। हम नोटेशन देख के बजाते हैं, यहाँ बगैर नोटेशन के बजाते हैं। ठीक है, अपना अपना फील्ड है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। और हम क्या कहें, और ये सब चीज़ के लिए अब समय निकल चुका है। और मैंने अपना जो करियर छोड़ा था, ये भी उसका एक कारण है, म्यूज़िक करियर इसीलिए छोड़ा था मैंने। और म्यूज़िक नहीं छोड़ा था, करियर छोड़ा था। वो इसीलिए छोड़ा था कि मैं एज ए म्यूजिशियन समाज में अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकता था। एज ए बिजनेसमैन मैंने रख पाया मैं, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी म्यूजिशियन हैं वो आज भी तकलीफ में हैं। कोई होटलों में बजा रहा है, कोई मुंडन में, कोई कंछेदन में, कोई बर्थडे पार्टी में, कोई शादी में बैंड शैंड में बजा रहे हैं, और तो पैसा मिलता है उनको। दे आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड ऑल्सो। उन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है तो उसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने चूँकि क्वालिफिकेशन ली, नौकरी करी, बिजनेस किया, तो मैं म्यूजिशियन कैरियर नहीं बना पाया अपने आप को। बट आई एम स्टिल, मैं संगीत का विद्यार्थी तो आज भी हूँ, और वो तो कोई नहीं छीन सकता। ऐसा तो है नहीं कि आपको पेमेंट मिले तो ही बजाए, हम बजाते रहिए आप रात भर गिटार। तो ये सब चीज़ें जो पकड़ में आती हैं, मीटर ईटर, ये तभी आती हैं। जैसे ये आपको मैंने गुनगुना रहे भोरे में एक दिन बजा रहा था, तो मैंने कहा देखो दादा ने कितना अच्छा कमा, या आपने उस दिन गाया था हे मैंने कसम ली। अब देखिए मीटर है मैंने कसम ली, ये किसने लिखा? नीरज जी ने। तूने कसम दी, यही लिख के लाएंगे ना। पर बर्मंदा ने कैसा किया? हे मैंने कसम ली, ई करके मीटर पूरा किया, हे मैंने कसम दी। तो ये मीटर को खींच के उनने दी किया, पर नीरज जी नहीं लिख के लाए थे कि मैंने कसम दी ई। वो अलग उनका था। आपने जो बजाए जिन गानों में, उन गानों में कौन से गाने आपको ऐसा है कि जीवन भर याद रहते हैं कि यार वो उस रिकॉर्डिंग में बहुत मजा आया था? मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का पिया का घर का मैंने एक अटेंड किया था, उसमें 16 गिटार चाहिए थे। गाना था ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। गिटार की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा होती थी उस समय क्योंकि एनालॉग सिस्टम से रिकॉर्डिंग होती थी, तो डेप्थ नहीं आती थी। आजकल जो डिजिटल में आ जाती है, डिजिटल में आप कमांड कर दीजिए आउटपुट ऑफ 10 गिटार्स वांटेड, तो वो आ जाएगा। तो उसमें इसलिए क्वांटिटी चाहते थे। तो उसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि उसका गिटार का स्कोर बड़ा ज़बरदस्त लिखा था गोरख शर्मा जी ने। और उसमें एक किस्सा बहुत अच्छा है जो आजकल सुदेश भोसले भी बता रहे हैं, पर फिर वही बात है, कौन साबित करे कि वो असली है कि मैं असली हूँ। मैं तो, वो तो थे नहीं उस रिकॉर्डिंग में, मैं था। तो वो किस्सा जो किशोर कुमार का मैं बताता हूँ, वो किस्सा मेरे ही द्वारा बताया गया है सोशल प्लेटफॉर्म पे। वो एक फीशियस कैरेक्टर अपने साथ रखते थे, नंदू। रहता नहीं था कोई, पर ऐसा करके उसको पकड़ के स्टूडियो में लाते थे कि आज नंदू बैठ जा चुपचाप। वो एक कला थी उनमें, वेंट्रोलॉकिज्म। दादा जानते होंगे वेंट्रोलॉकिज्म, पेट से बोलने की कला। इसके एक आर्टिस्ट थे रामदास पाध्य, वो हाथ में एक खरगोश लेके बात करते थे उससे, हेलो बनी हाउ आर यू, तो वो खरगोश बोलता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म में भी थे वो। हाँ, तो वेंट्रोलॉकिज्म के कलाकार थे किशोर कुमार। वो बोलते थे कि नंदू ये गाना कैसा, तो वो नंदू की आवाज में बोलते थे बिल्कुल थर्ड क्लास बकवास। और ऐसा नहीं बोलते, प्यारेलाल जी गुस्सा हो जाएंगे, आप ऐसा बोलते हो, आपने तो गाने की खज्जू कर दी। तो वो इस गाने में जो लक्ष्मीकांत जी के भाई थे, शशिकांत जी बड़े भाई थे, वो किशोरदा को प्रैक्टिस करा रहे थे। और किशोरदा जब रिकॉर्डिंग बूथ पे पहुंचे और ये गाना गाया उनने,
तो फील नहीं आ रहा था जो आपने अभी पूछा, तो कई बार कट हुआ। प्यारेलाल जी ने कहा फील नहीं आ रहा, तो किशोरदा बाहर आके ऐसे बैठ गए, सभी बैठ गए। तो प्यारेलाल जी ने कहा किशोरदा मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है गाने में। तो किशोरदा ने कहा यार मैं गा तो ठीक रहा हूँ, ये जीवन है। बोले यही चाहिए हमको, ये फील चाहिए। तो बोले तुम्हारे भाई ने तो बताया नहीं कि इंडोर सॉन्ग है। तो हम चिक चिक के गा रहे हैं ये जीवन है, इस जीवन का, ऐसा गा रहे हैं। हमको क्या मालूम ये इंडोर में बैकग्राउंड में गाना है, और हीरो लिपसिंग नहीं कर रहा है, इसमें बैठा हुआ है दीवार के सहारे और सोच रहे हैं जीवन है, इसी जीवन का यही है रंग रूप। तो ये सब चीजें वो नंदू के साथ बड़ा इतना अच्छा प्रहसन बन गया कि वो मैंने बताया। अब आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसको बता रहे हैं। जैसे मुश्किल गीत आपको लगा कि हाँ यार बजा, इसको मैं बहुत मेहनत लगी इस गाने में, या बहुत दिक्कतें आई? सभी गानों में मुश्किल इसलिए लगता था क्योंकि वो पहले पहले होते थे और उसमें कोई रीटेक नहीं होता था, जैसा आपने कहा। तो एज सच हर फिल्म में एक आध तो निकल ही जाता था गाना, और जिसमें मल्टी कॉर्ड्स रहते थे, यानी बहुत ज़्यादा काम रहता था, उसमें दिक्कत आती थी। जैसे गुजर जाए दिन है, मैंने नहीं बजाया वो, किशोरदा का। या आर डी बर्मन साहब के बहुत सारे गाने हैं जिसमें हारमोनी बहुत चेंजेस हैं। तो हारमोनी इतने चेंजेस होने से हम लोगों के यहाँ एक कहावत प्रचलित थी कि आर डी बर्मन के गाने नजर हटी तो दुर्घटना घटी। उन बगैर नोटशीट के नहीं बजा सकते आप, बगैर नोटशीट के नहीं है। अभी भी जो बजा रहे हैं वो गलत बजा रहे हैं, बिल्कुल गलत बजा रहे हैं, क्योंकि उसमें इतने वेरिएशन हैं गानों में। आजकल आप किसी भी होटल में चले जाइए तो कान में छल्ला पहने एक जुड़े हुए यंग लड़का गिटार विटार बजाते रहते हैं बार आर में, होटलों में आपने देखा होगा। तो मैं दिलीप नाइक सर जो मेरे गुरु हैं आदरणीय, जिनने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, जान पहचान लो, जाने चमन शोला बदन, शंकर जयकिशन के बड़े भारी गिटारिस्ट थे। तीसरी मंजिल की भी सारी उन्होंने बजाए। ही प्लेड फॉर आर डी बर्मन अप टू कटी पतंग, पर वो यूएस चले गए थे। हैं अभी जिंदा है, मेरे रोज के संपर्क में है। सर एक चीज और कि आपने एक किशोरदा के घर पर एक कोई घटना मुझे बताई थी जिसमें योगेश के साथ में बदतमीजी। उनके घर में नहीं हुआ था वो ऋषिकेश मुखर्जी जी के घर में हुआ था, जैसा अन्ना गए थे जहाँ। वो मिली को लेके हुआ था। मिली फिल्म में दादा बीमार पड़ गए थे बड़े बर्मन साहब, एंड ही वाज एडमिटेड इन बॉम्बे हॉस्पिटल। तो वो जो सॉन्ग सिटिंग थी, पहले कैसेट होते नहीं थे, और वो किशोरदा को गाना सुनना था, तो तय ये हुआ कि वो ऋषिकेश मुखर्जी के यहाँ खाना खाने आएंगे। वहाँ एस डी बर्मन साहब के अरेंजर थे उस समय योगेश और सॉरी बबलू और आशीष और बबलू चक्रवर्ती, बासु चक्रवर्ती के भतीजे, वो आके सिखाएंगे गाना उनको। पर वो तो लेट हो गए और हम लोग पहले पहुंच गए थे। एक गिटार वाला, एक तबला वाला, ऐसे दो चार लोग जाते हैं, एक वायलिन वाला धुन को सुनाने के लिए। तो किशोरदा डाइनिंग हॉल से ड्राइंग रूम में आए, खा के लंच के बाद उनने, हाँ योगेश जी भी थे, पहुंच गए थे सब। तो उन्होंने कहा हाँ योगेश गाना सुनाओ। अब योगेश जी की तो हालत खराब, किशोरदा के सामने कौन सुनाएगा उनको गाना, वो गायक थे भी नहीं। तो उन्होंने कहा दादा मैं क्या सुनाऊंगा, वो तो वो सुनाएंगे, अरेंजर आ रहे हैं। नहीं तुम सुनाओ यार, जब तक तुमको दादा ने तो सिखाया है ना गाना, तुमको दादा ने धुन बताई है, उसी पे तो लिख के लाओ। वो गाना था बड़ी सुनी सुनी है, मिली फिल्म का। तो उन नहीं गाने को तैयार थे, पर किशोरदा ने जोर जबरदस्ती करी तो उनने गाना शुरू किया, योगेश जी ने अपने स्वरों में। इतने में वो आ गए आशीष दा। उनको बहुत बुरा लगा कि ये साला लिरिसिस्ट हमारा काम कर रहा है, गाना गा के सुना रहा है। तो उनने बंगाली में उनको बोला, ऋषिकेश मुखर्जी ये बंगाली समझते थे योगेश जी। किशोरदा गुस्सा हो गया बहुत बुरी तरह से कि तुमने इसको योगेश को गाली कैसे दी, अभी माफी मांगो। पीछे पड़ गए, अभी माफी मांगो इससे, अभी माफी मांगो नहीं तो मैं उठ के जा रहा हूँ। उसने माफी मांगी। वो बोले आज तो मैं इसी से सीखूंगा, अब चाहे कुछ भी हो। सीखते तो मन में 1 मिनट में समझ गए थे कि धुन क्या है, और बोले आप तो योगेश ही सिखाएगा, आप वहां बैठो। वो योगेश से ही सीख के गाया उनने गाना। बाद में रिकॉर्डिंग भी उन्होंने अपने नहीं करवाई थी, क्योंकि तो आपने सर एस डी बर्मन दा के साथ में भी कभी नहीं काम किया, वैसे प्रैक्टिस सेशन में नहीं कभी। मेरा एक बार उनसे भेंट हुई, क्योंकि उनसे भेंट देवानंद को भी टाइम लेना पड़ता था उनसे। मेरे फादर एमपीबी में चीफ इंजीनियर थे। एमपीबी के सतना के बाजू में एक जगह है बुंदेलखंड में, महोबा, तो वहाँ से पान आते हैं। महोबा के पान बड़े मशहूर हैं। किशोरदा को पान का बड़ा शौक था। तो मैं जबलपुर से जब बॉम्बे जा रहा था तो फादर से मैंने बोला, ये टोकने को छबड़ा बोलते हैं,
हम आए जबलपुर में। तो मैंने कहा ये छबड़ा ले जाऊं क्या मैं किशोरदा के लिए? बोले हाँ हाँ ले जाओ, पान का उनको शौक है। तो मैं ले गया और किशोरदा तो खुश हो गए पान देख के। उन्होंने फटाफट वो जो कविता पान जो पधारा थे सारे जहान को सुधारा थे, पान जो पधारे थे सारे जहान को सुधारा थे, जामे हल्की सी लाली सी ललाई है, सुपारन मिले भांत भांत, कत्थे के साथ साथ बार बार थूकन जात जाने का बड़ाई है। तो वो उनने पूरी कविता बनाई हुई थी, तो वो लिखी हुई है मेरे पास कविता। तो वो बोले यार इतने अच्छे पान है, इनमें आधे पान वहां दे आओ। दादा को बहुत शौक है, उनको बहुत शौक। दादा को शौक था, वो कुर्तों की चुन्नट उन्नट लगा के बकायदा गजरा वजरा बांध के पान खाते थे। और मैं गया, घंटी घंटी बजाई तो वो नौकर आया जो था, क्या है, मैंने कहा पान लाया हूँ तो दे दिए। उसने कहा जाओ। फिर मेरे को आवाज दी, उसने कहा दादा बुला रहे हैं। मैं गया तो ऐसे कुर्सी पे पैर रख के बैठे थे। ये पान तुम किधर से लाया? मैंने कहा सब मैं जबलपुर से लाया हूँ पान। तो अच्छा तू जबलपुर का है? मैंने कहा ठीक है जाओ। एक पॉकेट से 2 रुपया का नोट निकाल के दिया मुझको और मैं चला गया। हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि हमने उनके किस्से सुन रखे थे कि उनने वो कैसे लोगों को लटका के रखते थे। वो समय एक फिल्म थी वो तलाश, जिसमें उसके प्रोड्यूसर थे वो ओपी रेलन। ओपी रेलन वॉज को ब्रदर ऑफ राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार भी थे उस फिल्म में। अच्छा। तो वो गुस्सेल तो थे दादा कुछ मामलों में, मतलब थे तो प्रिंस ना त्रिपुरा के। तो वो अड़ गए, उन्होंने कहा ये मुकेश से गाना गवाएंगे तेरे नैना तलाश करके। तो दादा ने हारमोनियम बंद किया, मुकेश नहीं गा सकता ये गाना। बोले दादा मैंने प्रॉमिस कर दिया। तो बोले फिर तुम फिल्म भी उसी से बनवाओ। वो बहुत हुआ था, हम लोगों को मालूम थे उनके किस्से की, भाई हम लोग डर के ही बात करते थे हम लोग दादा से। और तो वो हमारा कभी नहीं पड़ा उनसे और वो ना जानते थे। पर हाँ पंचमदा का घर, चूंकि इनके यहाँ कोई फैमिली नहीं थी, वाइफ नहीं थी, तो वो हॉस्टल का अड्डा था, कभी भी आओ कभी भी जाओ। मुझको उन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी कि 9 बजे जब मैं घाटकोपर से आऊँ और जब मैं सांता क्रूज उतरूँ तो एक पान की दुकान है, वहाँ से 555 सिगरेट लाना है रोज नया। वो क्या करते थे, पुरानी सिगरेट यूज़ नहीं करते थे, किसी ने बोल रखा था उससे गला खराब हो जाता है। तो जो रात की 10 सिगरेट बचती थी वो हमको दे देते थे कि तुम पियो ऐश करो। अब उस जमाने में 555 तो बहुत लग्जरी थी, तो हम तो 555 के पैकेट में कैप्सूल रख के पीते थे उस जमाने में, जब खत्म हो जाती थी तो वो लाते थे। और वो देख के उनको पीछे सिगरेट के नीचे कोड वर्ड लिखा रहता था, उसमें वो समझ जाते थे किस मंथ का प्रोडक्शन है, XY कुछ लिखा रहता था। तो वो कहते थे अरे यार ये तो फलाने मंथ का प्रोडक्शन है। तो वो सोते ही थे 4 बजे वो रात को रोज। उनकी लास्ट सिगरेट 4 बजे ही खत्म होती थी। तो वो बहुत अच्छे थे और इगोस्टिक नहीं थे, डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल सरल थे। जैसे अन्ना है हमारे, को कोई कुछ नहीं, कोई मोह माया नहीं। अलमारी खुली, जिसको जो पैसे चाहिए जाके ले ले। मेरे सामने एक प्रख्यात सिंगर हैं, उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने कहा दादा पैसा चाहिए घर के लिए, उन्होंने जाके ले लो, ले लिया उन्होंने। क्या लिए कितने लिए किसी को नहीं मालूम। वो बहुत अच्छा था और वो बहुत ख्याल रखते थे। ही वॉज द पर्सन जिसने स्टाइपेंड प्रथा शुरू करी, बाकी कोई म्यूजिक डायरेक्टर स्टाइपेंड नहीं देता। सर वो आपने बताया ना जो आपके जो मादल भैया थे अजमेर, गाजमेर साहब, कांछा जी, कांछा जी, हाँ। तो उनका भी था ना कि 2 साल तक वो तबीयत खराब थी तो उनके घर उनके सैलरी पहुंच जाती थी। मतलब पंचमदा और LP वॉज फर्स्ट जिनने एग्रीमेंट में लिखाना शुरू किया कि हमको 1 महीने के लिए स्टूडियो चाहिए, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, हमारे यहाँ 100 आर्टिस्ट रहेंगे, उन 100 आर्टिस्टों का पैसा देना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये नहीं पूछेगा कि ये आदमी क्यों बैठा है, वो आदमी क्यों बैठा है, इसमें सितार का तो पीस ही नहीं है गाने में, तो सितार वाला क्यों बैठा। हमारे किचन में सब मसाला होना चाहिए, हमको जब जीरा चाहिए, राय चाहिए, अदरक चाहिए, हाजिर रहना चाहिए। हमको लगे कि इसमें सितार का पीस है तो हम सितार का पीस भी डलवा देंगे। तो वो सारे म्यूजिशियंस को कहते थे तुम्हारा काम हो ना हो तुम बैठो, बैठ के पैसा देंगे तुमको। तो ये था उनका बैकग्राउंड। म्यूजिक का भी उनका जो सेंस था वो विलक्षण था। मैं परिचय का बैकग्राउंड की आपको बात बताऊं कि जब परिचय में बैकग्राउंड हो रहा था तो जब यदि सीन ऐसा है, वो बताते हैं गुलजार साहब की संजीव कुमार के रूम को खोल के जितेंद्र जी जाते हैं और वहाँ उनका पुराना सितार पड़ा हुआ है, तो वो सितार को उठा के बजाने लगते हैं। जिसकी झंकार सुन के जया भादुड़ी दौड़ते हुए आएगी, उसको लगेगा मेरे बाप का सितार कौन बजा रहा है। तो वो जो पीस था उन्होंने कट करवा दिया। तो उन्होंने कहा यार जब सितार पड़ा हुआ है, उसका बाप मरे हुए इतने साल हो गया, तो ट्यून्ड कैसे है सितार? वो अनट्यून होना चाहिए और उसको वहाँ जितेंद्र को ट्यून करना चाहिए, आवाज आनी चाहिए ओं करके। तो वो ट्यून करके हुआ था। तो ये सब उनका बैकग्राउंड। शोले की बात मैंने आपको बताई,
शोले में अमिताभ बच्चन के मरने के सीन पे जो म्यूजिक था कंपोज वो उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा यार हाउ कैन देयर बी ए म्यूजिक वेयर द पर्सन इज डाइट। एक आदमी मरा पड़ा तो म्यूजिक क्यों होगा? कोई म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ हवा की आवाज आएगी। बहुत देर तक आप सीन वो शूट करिए, धर्मेंद्र वो हाथ उठाता अमिताभ बच्चन का, फिर वो कॉइन गिरेगा, कॉइन गिरने की आवाज आप लीजिए बैकग्राउंड में, जब वो देखेगा दोनों तरफ हेड और टेल है, फिर वायलिन का पीस शुरू होगा, फिर किशोर दा का पैथेटिक वर्जन शुरू होगा, तूने ये क्या किया चल दिया बेवफा आला छोड़ के, समथिंग लाइक। तो ये बैकग्राउंड की समझ उनकी जो थी वो बहुत तगड़ी थी बैकग्राउंड म्यूजिक की। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझके उनके बैकग्राउंड पे मुझे पुरस्कार मिला पिछले साल बॉम्बे में। तो अब जैसे वो जय भदड़ी वाला जो मौतरगन का पीस है, भानुदास गुप्ता जी ने जो बजाया है, उसको उन्होंने 6 बार अलग अलग तरीके से बजाया है उस फिल्म में। तो ऐसा हर, हम किसी से कम नहीं, में आप लीजिए किसी भी फिल्म में आप लीजिए तो उनके बैकग्राउंड, हमारे यहाँ ये पोस्ट प्रोडक्शन में अनफॉर्चुनेटली पब्लिक का बैकग्राउंड म्यूजिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो नहीं पहचान सकते कि ये बैकग्राउंड क्या है। तो हमारे यहाँ म्यूजिशियन तो आते थे वहाँ, ऊपर बैकग्राउंड की समझ नहीं थी। तो केडसी लॉर्ड साहब ने एक कोर्स शुरू किया था कि ये म्यूजिशियन तो आते हैं, इनको बजाना आता है, पर इनको फिल्म देख के बैकग्राउंड में ये नहीं समझ में आता कि ये रोमांस है कि बिछो है कि कैसा पीस बजाना है, इसमें बेवफाई है वफाई। इनको थोड़ा नाट्य संगीत की भी समझ होनी चाहिए। तो वो उनकी ये थी मिस्टेक्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और वैसे विनीत सर का मेरे पे बड़ा स्नेह है, मुझे कभी भी समय देने को मना नहीं करते, पर आज बहुत आनंद आया। मैं जो चाह रहा था पिछले 3 साल से कि सर का एक पॉडकास्ट शूट हो और सब लोग देखें सुने, मजा आए सबको। नहीं, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, और इसमें हम कभी बैठेंगे आगे फुर्सत में तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट काल खंड है जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, शंकर जयकिशन जी, ओपी नैयर, सब स्टार वार्ड्स हैं, इन सब के म्यूजिक्स, इन सब के मीटर्स, इन सब के उस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें शंकर जयकिशन जी ने जो जो चेंजेस किए, शंकर जयकिशन जी को मैं ट्रेंड सेटर मानता हूँ। उनने जो चेंज किया उसको सेट किया, और आर डी बर्मन वॉज ए ट्रेंड चेंजर। उनने हमेशा नया चेंज किया, वो कभी भी उस ट्रेंड पे रहे नहीं, एक पैटर्न पे नहीं बैठे, एक पैटर्न पे कभी नहीं रहे, हमेशा नया पैटर्न, नई नई चीजें शुरू कर दी जो थी ही नहीं इस इंडस्ट्री में। जैसे कभी भी इस इंडस्ट्री में कोई भी गाना बेस नोट से शुरू नहीं होता, उन्होंने करवाया बेस। लोगों ने खूब मजाक बनाया कि बास गिटार से या बास चीज से कैसे शुरू होगा गाना। गाना तो है तो एकॉर्डियन से, सैक्सोफोन से, फ्लूट से, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसमें स्वर रचना हो। बेस नोट में तो लोग गा नहीं सकते वोकली, पर उन्होंने शुरू। सर वैसे एस डी बर्मन साहब का भी था ना कि पहली बार उन्होंने शुरू किया कि गाने पहले धुन बनेगी और फिर गाना लिखा जाएगा, क्योंकि उनको उर्दू समझती नहीं थी। और यही पॉइंट था शायर लुधियानवी से उनके अलगाव का। शायर लुधियानवी वाज एडमेंट कि मैं तो ये जो लिख के लाया हूँ इसमें चेंज नहीं करूंगा, और वो ये मानते थे कि धुन चलती है, और मैं भी यही मानता हूँ धुन चलती है, बोल नहीं चलते। आज आप चुरा लिया दिल को आलू भटा टमाटर की सब्जी करो तो चलेगा, वो लोगों को धुन से मतलब है।